This class, now let's start the chapter 5th of science, conservation of plants and animals. ठीक है, देखो अब इस चैप्टर में क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल के बारे में पढ़ना है। अब पहले पढ़ने से पहले ये जान लो इस चैप्टर को पढ़ने क्यों है। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एनिमल्स का मतलब क्या है, प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करके रखना, उनको सेव करके रखना। ठीक है, उनको सेव करने की जरूरत ही क्यों पड़ रही है, क्योंकि बढ़ती पॉपुलेशन के साथ हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स को डे बाय डे क्या करते जा रहे हैं, बिल्कुल खत्म करते जा रहे हैं, डिस्ट्रॉय करते जा रहे हैं। किस चीज के लिए, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। ठीक है, देखते हैं ना लैंड को हम क्या करते हैं, अपनी यूज के लिए उसको हमने यूज कर लिया। ठीक है, जानवरों को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए उनको मार देते, किल कर देते। तो अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, अपने पर्पस को सेटिस्फाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको खत्म करते जा रहे हैं। ठीक है, हमको ये पता है कि विदाउट प्लांट एनिमल हमारा इकोसिस्टम काम नहीं करेगा। ठीक है, ये लोग भी, प्लांट्स एनिमल्स भी हमारे इकोसिस्टम का बहुत बड़ा पार्ट है। इनके बिना एक इकोसिस्टम हमारा सरवाइव नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इनको सरवाइव करवाने के लिए हमें क्या चाहिए, अगर हमें प्लांट्स एनिमल्स को सेव करना, उनको बचाना है, तो उनको कंजर्व करने के लिए हमें बहुत से स्टेप्स उठाने पड़े। गवर्नमेंट ने इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं और इन लोगों को सेव करने के लिए बहुत सारी क्या रिजर्व वगैरह, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बहुत सारी चीजें कर रखी है। ठीक है, तो चैप्टर में वही पढ़ने जा रहे हैं कि अगर ये सारी चीजें डिस्ट्रॉय होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, तो किस वजह से हो रही है। ठीक, उसके बाद इनको बचाने के तरीके क्या है, और अगर ये खत्म हो रही है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हम पर, हमारे इकोसिस्टम पर। समझ आ रही है, ये चीज समझ आती है ना कि अगर प्लांट्स खत्म हो गए तो जो हमारा गैस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, क्या ये चीज पॉसिबल हो पाएगा, नहीं, क्योंकि विदाउट प्लांट्स वी कांट गेट द ऑक्सीजन जो कि वो लोग रिलीज करते हैं। राइट, तो पूरे चैप्टर में यही है। समझ आया। आज जरा नेक्स्ट, अब आगे क्या है, फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ये सारे टॉपिक्स हैं, पॉइंट्स है जो आज हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक, पहला इसमें से क्या है, डिफॉरेस्टेशन, फिर उसके क्या पढ़ेंगे, कॉजेस, देन इसके कॉन्सिक्वेंसेस। राइट, फिर पढ़ेंगे पहले इसके कॉजेस, देन इसके पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस। अब बच्चे बात है हमारे पास कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है। ठीक है, तो डिफॉरेस्टेशन क्या होता है कि जब प्लांट्स को बहुत ज्यादा क्वांटिटी में कट डाउन किया जाता है, जब प्लांट्स को बहुत ज्यादा अमाउंट में कट किया जाता है, कटिंग ऑफ प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी, उसको हम क्या कहते हैं, डिफॉरेस्टेशन। आपने पहले भी पढ़ा होगा। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन और एंड अफॉरेस्टेशन दो तरीके के होते हैं हमारे पास। डिफॉरेस्टेशन दैट मींस कि जब हम प्लांट्स को बहुत लार्ज अमाउंट पे कट डाउन करते हैं, और अफॉरेस्टेशन मींस जब लार्ज अमाउंट में प्लांट्स को हम क्या करते हैं, प्लांट करते हैं। क्लियर है, तो हमारे पास क्या है, देखो डिफॉरेस्टेशन में क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर अदर पर्पसेस। डिफॉरेस्टेशन में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, आज जरा डिफॉरेस्टेशन के बारे में है, तो डिफॉरेस्टेशन के बारे में मैं क्या बोल सकती हूँ, इसमें पहला पॉइंट कि क्या है, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स, कटिंग डाउन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज क्वांटिटी। इन लार्ज क्वांटिटी, ये समझ आ गया कि जब प्लांट्स को लार्ज क्वांटिटी में कट किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन। अच्छा, और इसमें पॉइंट क्या है, डिफॉरेस्टेशन क्यों कर रहे हैं, अपने पर्पस को पूरा करने के लिए। ठीक है, क्या करने के लिए, अपने पर्पस को, एंड यूजिंग द लैंड फॉर अदर पर्पसेस। ठीक, इसमें और क्या लिख सकते हो, देखो, या फिर एक और चीज बोल सकते हैं क्या, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, कि धीरे धीरे हम लोग क्या करते जा रहे हैं, जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह है इनको क्लियर करते जा रहे हैं और उस लैंड को फिर अपने काम के लिए हम यूज करते जा रहे हैं। समझ आया डिफॉरेस्टेशन मतलब। आगे क्या है इसकी कॉजेस, क्या है कॉजेस, कि डिफॉरेस्टेशन होने के कारण क्यों है, क्यों कट कर रहे हैं उसको, नीड क्यों है, जबकि हमको ये चीज पता है कि विदाउट प्लांट्स एंड एनिमल्स हम लोग सर्वाइव नहीं कर सकते अर्थ के ऊपर, क्योंकि वो लोग भी क्या है, हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है। उनके बिना हम क्या है, आपस में एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है हम लोग। अगर वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे तो लाइफ सर्वाइव नहीं हो पाएगी। तो इनका कारण क्या है, इनके कॉजेस क्या है, क्यों काटना पड़ रहा है। ठीक, तो देखो इसमें क्या है, हमारे पास पहला चीज है कि हम क्यों कट डाउन कर रहे हैं लैंड को, फॉर द अदर पर्पसेस। ठीक, लैंड को हम क्यों कट कर, देख लो इसके कॉजेस में अगर मैं आ जाऊं आपके पास, कॉजेस में देखो क्या आएंगे, पहला पॉइंट मेरे पास क्या आएगा बच्चे इसमें, कि प्रोक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कि लैंड को हम किस चीज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, तो लैंड जब हम क्या करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। डिफॉरेस्टेशन मतलब हमने पेड़ पौधे काट दिए, पूरा जंगल साफ एकदम चकाचक कर दिया। किस लिए कर रहे हैं, ताकि हम वहां कर सके, फार्मिंग कर सके, कल्टीवेशन
कर सके। समझ आया? किस चीज के लिए? कल्टीवेशन के लिए। उस लैंड पे हम कब्जा कर रहे हैं ताकि वहां पे कल्टीवेशन कर सके। अच्छा देखो, फॉरेस्ट रहेगा तो क्या फॉरेस्ट के होने से हमारा किसी भी तरीके का कोई कमर्शियल मोटिव पूरा होगा? कमर्शियल मतलब समझे, पैसे से रिलेटेड। इंसान भूखा है आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में इंसान भूखा है पैसों का, पैसे से बढ़ के उसके लिए कोई चीज नहीं है। तो अगर वहां पे मान लो फॉरेस्ट है तो क्या फॉरेस्ट से वो अपना पेट भर पाएगा? नहीं। उस चीज के लिए उसको क्या पैसा चाहिए अपने पेट भरने के लिए, तो क्या करता है, उसको क्लियर करता है, एकदम चकाचक करके साफ कर दिया उसने फॉरेस्ट। क्या करता है उसके बाद? उस पर कल्टीवेशन करता है, खेती करता है। खेती करने से क्या मिलेगा उसको? पैसा। और जहां पैसा उसको मिला, किसी भी इंसान को जहां पैसे का सोर्स मिलता है वो उसकी तरफ उसका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक बढ़ते जाता है। तो जब उन्होंने क्या फार्मिंग स्टार्ट करी, जब उन्होंने देखे सबसे बड़ा सोर्स तो मेरा यहाँ से आ रहा है पैसे का, तो वो और ज्यादा फिर फॉरेस्ट वगैरह कट डाउन करेंगे ना। क्यों? क्योंकि उनको पता है इनकम का सोर्स आ रहा है कल्टीवेशन से। इट इज वन ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम। ठीक, तो वो लोग क्या करेंगे? कल्टीवेशन करेंगे और ज्यादा पेड़ों को कट डाउन करते जाएंगे। समझ आया? मेन है कमर्शियल पर्पज, वो लोग अपना फुलफिल करने के लिए क्या फॉरेस्ट वगैरह लोग क्लीन करते जा रहे, प्लांट्स को कट डाउन कर रहे हैं। समझ आया? नेक्स्ट क्या है? बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। अब क्या, अगर उनको पता है फैक्ट्री सेटअप करनी है, कहीं जगह नहीं दे रही, चलो भैया जंगल चलते हैं, साफ करके आते हैं। पहुंच जाते हैं अपनी कुल्हाड़ी वगैरह लेकर, साफ करके आ जाते हैं। क्यों? फैक्ट्री सेटअप करने के लिए। फैक्ट्री को सेटअप करेंगे तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ठीक, फैक्ट्रीज वगैरह सेटअप करेंगे तो इंडस्ट्रीज सेटअप होंगी, वहां पे काम होगा, वर्कर्स आएंगे, लेबर्स आएंगे, लोग एम्प्लॉयड तो होंगे। उससे एक प्लस पॉइंट क्या है कि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, लोग एम्प्लॉयड तो होंगे, हमें पैसा भी मिलेगा, लेकिन जो एक पूरा क्या है इकोसिस्टम, उसको डिसबैलेंस कर दे रहे हैं, है ना। उसमें हमने समझो प्लांट्स को तो फिर डिग्रेड करते ही जा रहे हैं जस्ट टू सेटिस्फाई आवर नीड्स। तो किस चीज के लिए और हम करते हैं? बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, राइट। अब देखो नेक्स्ट और क्या है मेरे पास इसमें मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज फ्यूल। अब क्या है? उन्हीं को काटते हैं, जंगलों को काट देते हैं। क्लीन कर दिया किस चीज के लिए? पहला बताया आपको कल्टीवेशन के लिए। दूसरा आपको क्या बताया मैंने? हाउस या फैक्ट्रीज बनाने के लिए। सारी चीजों को देखो मोटिव क्या है? पैसा। कि पैसा आने से नहीं मतलब, बाकी चीजें नहीं मतलब नहीं है कि अपने इन्वायरमेंट को हम किस तरीके से डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तीसरा चीज क्या बोला यहाँ पे कि हम उसे कट डाउन करते हैं किस चीज के लिए? फर्नीचर के लिए। देख रहे हो लकड़ी के दरवाजे, कुर्सियां, ये सब देख रहे हो कहां से बन रहा है? लकड़ी से। और वुड का, लकड़ियों का मेन सोर्स क्या है? ट्रीज, प्लांट्स। उन्हीं को कट डाउन करेंगे तभी तो हमको मिलेगा ये सब फर्नीचर को बनाने के लिए। तो फर्नीचर बनाने से पैसा आता है कि नहीं आता? तो यानी कि कमर्शियल पर्पज के लिए उसको यूज कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर दिया? पेड़ों को काट डाला। ठीक, फिर से हमारा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हुआ, डिस्टर्ब हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका कॉज क्या, कारण क्या लिखा पहले मैंने? कल्टीवेशन। दूसरा हाउस और फैक्ट्रीज बिल्ड करने के लिए। तीसरा क्या है मेरे पास? फर्नीचर के लिए। क्या है? फर्नीचर। फर्नीचर से बढ़ के एक और चीज, एलपीजी सिलेंडर महंगे आते हैं ना, तो लोग क्या सोचते हैं? लकड़ी काटो, उसी से चूल्हे में आग लगाओ, खाना जलाओ, बत्ती जला दो अपनी, है ना। तो इजी सोर्स ढूंढ लिया ना, जहां से पैसा बच रहा है वो भी सोच लिया, जहां से पैसा कमाना है वो भी सोच लिया। तो क्या कर रहे हैं? वुड को लाकर अपना खाने के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, वुड को किस तरीके से? वुड एज अ फ्यूल। ठीक है, वुड को एक फ्यूल की तरह यूज करके पेड़ों को कंटिन्यूसली कट डाउन करते हैं। तो ये इसकी क्या हो गए? कॉजेस, कि इन सब चीजों की वजह से हम क्या डिफॉरेस्टेशन की प्रोसेस कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आगे आ जाओ, अगला क्या मेरे पास? कॉन्सिक्वेंसेस। क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है कि इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, इससे इफेक्ट क्या पड़ रहा है। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस मतलब किसी चीज के होने के क्या प्रभाव पड़ रहे हैं, इसकी वजह से क्या प्रभाव पड़ रहा है। अच्छा देखो, पहली चीज समझो, हम जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं तो हमको कौन से गैस की रिक्वायर्ड होती है? ऑक्सीजन की। हम रिलीज कौन सी गैस करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं उनको कौन सी गैस की रिक्वायरमेंट होती है? रिलीज कौन सा गैस करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक, ये चीज हमको, ये सर्कल क्लियर है। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ जरा, एक चीज देखो क्या है। एक तरफ है ह्यूमंस, ह्यूमंस में एनिमल्स भी काउंट हो गए। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास क्या है? प्लांट्स। समझे? ये है मेरे पास ह्यूमंस और ये है मेरे पास प्लांट्स। हमको कौन सी गैस चाहिए होती है? ऑक्सीजन। हम कौन सी गैस रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड।
हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, वो कौन लेता है? हमने इनसे ऑक्सीजन लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड लिया, हमने इनसे ऑक्सीजन लिया, ये हमसे कार्बन डाइऑक्साइड। ये साइकिल चल रही है ना। अगर इसमें से मैं अगर प्लांट्स को हटा दूं, प्लांट्स को हटा दूं, तो क्या ह्यूमंस को ऑक्सीजन मिलने का सोर्स कोई बचा दूसरा? नहीं। एक्सेप्ट प्लांट्स, क्या ऑक्सीजन हमको मिलेगा? नहीं मिलेगा। एक चीज मेरे पास ये हो गई। दूसरी चीज क्या है? अगर ये चीज यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, गायब हो जाए, तो ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन तो नहीं मिल रहा, मगर जो कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करें वो कहाँ जाएगा? वो कहाँ जाएगा? जब लेने वाला कौन था? प्लांट। हमने उसी को खत्म कर दिया, तो लेने वाला कोई बचा? नहीं बचा। तो इस केस में क्या होगा? हम जो रिलीज कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसका अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। क्या चला जाएगा? बढ़ता चला जाएगा। और आपको इससे पहले लास्ट चैप्टर में मैंने बताया था कंबशन वाले में, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? जब इन्वायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। तो इसके ज्यादा होने से क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग। समझ आया? हमारे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ता है पूरी ह्यूमिडिटी, ग्लोबल वार्मिंग, हीट का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। समझ आए? कनेक्ट कर पाए कि अगर प्लांट्स नहीं है तो उसकी वजह से क्या दिक्कत आ रही है? ये चीज तो हम पढ़ रहे हैं कि उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उससे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ रहे हैं। क्लियर हुआ? ये चीज समझ आई ना? तो इसकी वजह से हमारे पास क्या है? इंक्रीजेस द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल। ठीक है, टेम्परेचर तो बढ़ ही रहा है, उसके साथ साथ क्या है? पॉल्यूशन लेवल भी बढ़ता जा रहा है। क्योंकि देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर रही है? टेम्परेचर को बढ़ा रही है। ठीक, टेम्परेचर को बढ़ा रही है, पूरे हमारे पूरे इन्वायरमेंट में हमारे क्या हो गया है? ग्लोबल वार्मिंग हो चुकी है। तो बच्चे क्या हमारे इन्वायरमेंट में ऐसी कोई फिर गैस बचेगी जो एयर को प्योरीफाई कर सके? है ना? हमारी कंट्री में इतना पॉल्यूशन होने के साथ क्या फिर ऐसी कोई गैसेस बचेगी जो पॉल्यूशन को प्योरीफाई कर सके, गैसेस को प्योरीफाई कर सके? नहीं ना। तो इसकी वजह से क्या होगा? पॉल्यूशन बढ़ेगा। हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, ऑब्वियस सी बात है। समझ पा रहे ना? किससे समझे? तो देखो कॉन्सिक्वेंसेस में क्या आ जाएगा? पहला क्या है? राइज इन टेम्परेचर, राइज इन समझ आया? दूसरा क्या हो जाएगा? ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगी, है ना? ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है। ये हो गया ज्यादा। ठीक है, समझ आया? उसके बाद क्या है? देखो जैसे डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, डिस्टर्ब द, ठीक है, कि इकोसिस्टम को जो बैलेंस है उसको क्या कर देता है? ठीक है, डिस्टर्ब द, राइटिंग क्लियर है आप लोगों को? ठीक, अच्छा नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद मेरे पास क्या है? ग्राउंड वाटर लेवल गेट लोअर्ड। ठीक, अब इसका मतलब देखो कैसे समझोगे कि ग्राउंड वाटर का लेवल जो है वो घटता जा रहा है। किस तरीके से? आपको बच्चे बताया था ना मैंने, देखो पढ़ क्या रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कि जब प्लांट्स को लार्ज अमाउंट में हम कट कर रहे हैं। तो ये चीज क्लियर है तुम्हें? देखो जैसे मान लो यहाँ प्लांट्स है, क्या है? प्लांट्स है, ठीक है, प्लांट्स है। ये क्या है? मेरी लैंड है। क्या है? मेरी लैंड के नीचे टॉप सॉइल, 3-4 तरह के सॉइल के होते हैं, टाइप होते हैं ना। उसके बाद क्या है? यहाँ पे बड़े बड़े पार्टिकल्स आ जाते हैं, रॉक सैंड वगैरह सब आता है। इस तरह का सब पूरा चलता है ना। तो यहाँ पे क्या है? ये जो प्लांट की रूट है क्या है? पूरे मिट्टियों में है। समझ आ रही है ये चीज? तो अगर मैंने यहाँ से प्लांट्स को हटा दिया, प्लांट्स को हटा दिया, ये प्लांट्स जब यहाँ थे तो ये लोग क्या काम कर रहे थे? अपनी जड़ों से, अपनी रूट्स को, इन सॉइल्स को इन्होंने क्या करा था? टाइटली होल्ड कर रखा था, टाइटली होल्ड कर रखा था। ठीक, टाइटली होल्ड कर रखा था। तो क्या इसकी वजह से सॉइल यहाँ से हटेगी? क्या ये लैंड डिग्रेड होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जिनकी रूट है इन्होंने भी इसको टाइटली स्टिक किया हुआ है, ये इसको लूजन अप नहीं होने देगा। ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कैसे डिग्रेड होता जा रहा है? ग्राउंड वाटर लेवल है वो कैसे डिग्रेड होता जा रहा है? ये मिट्टी, इसी में तो हमारा पानी रहता है, रहता है कि नहीं रहता? ये क्या है? हमारा ग्राउंड वाटर लेवल। तो हमारे ग्राउंड वाटर लेवल से डिक्रीज कैसे हो रहा? हम ये तो दीदी समझ गए कि जो इसके रूट्स है ये क्या करते हैं? हमारी मिट्टी को टाइटली होल्ड करके रखते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा लैंड डिग्रेडेशन तो नहीं हो सकता। अच्छा, अब यहाँ पे ग्राउंड वाटर लेवल हमारा कैसे कम होगा? ये बात हमको पल्ले नहीं पड़ रही हमारे, है ना? तो देखो ये चीज समझ आ गया था ना? देखो ग्राउंड वाटर लेवल कैसे कम होगा हमारा, क्या चीज है यहाँ पे? अच्छा, ग्राउंड वाटर लेवल का मतलब क्या है? कि जो हमारी मिट्टी है
जो हमारी सॉइल है वो ज्यादा से ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी, तभी ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा, या कोई और दूसरा भी कारण है कि इंजेक्शन देके भर दिया? ऐसे आजकल देखते नहीं मार्केट में सब्जियां वगैरह इतनी सी रहेंगी छोटी छोटी सी, इंजेक्शन दे के उनको इंजेक्ट करके साइज उनका बिग कर देते, तो वो चीज नुकसान करे ना, क्योंकि वो चीज नेचुरली उतनी बड़ी नहीं थी। समझ आ रही है? खैर ये तो अलग है। वाटर लेवल कैसे बढ़ेगा? जब तक वो सॉइल वाटर एब्जॉर्ब नहीं करेगी, टिल दैट उसका वाटर लेवल इंक्रीज नहीं होगा। तो वाटर लेवल बच्चे हमारे डिग्रेड कैसे हो रहा है? क्योंकि देखो प्लांट्स को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया, सॉइल को टाइटली होल्ड करने वाला कुछ बचा? सॉइल हमारी है वैसे हवा में उड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लांट्स हमने उड़ा दिए, गायब। ये चीज हमारी क्या हो गई है? जो हमारे प्लांट्स है गायब है, मिट्टी यहाँ पे हमारी अकेले रह गई। ठीक, अब क्या है बच्चे, जो हमारा सॉइल है वो इजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, इजीली वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अब पूछो क्यों नहीं कर पाएगा? जब बच्चे यहाँ पे जड़ है ही नहीं, वो क्या सॉइल को टाइटली होल्ड करके रख ही नहीं पा रही है, तो क्या जो मिट्टी उड़ती नहीं चली जाएगी? लैंड डिग्रेड होता जाएगा ना। अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर आया तो हमारी लैंड के इतनी की इतनी रहेगी, वो क्या होती जाएगी? डिग्रेड, टाइम के साथ डिग्रेड होती जाएगी। और जैसे जैसे डिग्रेड हुई तो हमारे पास फिर क्या आ जाएगा? हमारे नीचे वाला पोर्शन, जहां पे क्या है, सॉलिड मटेरियल पड़े हुए हैं, हमारे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, बड़े बड़े रॉक्स, बड़े बड़े, ठीक है, बड़े बड़े हमारे क्या पड़े हैं? रॉक्स के पीसेस। तो क्या रॉक्स के पीसेस पानी को एब्जॉर्ब करेंगे? कौन करता है? लैंड और सॉइल। और जब सॉइल को टाइटली होल्ड करने वाले प्लांट्स ही नहीं है, तो क्या सॉइल वहां पे टिक पाएगी? बहुत तेज विंड आई, आंधी तूफान आया तो क्या मिट्टी उड़ती चली जाएगी? बारिश आई, फ्लड आया, मिट्टी बह के चली जाएगी, तो वहां क्या बचेगा? वो बड़े बड़े पत्थर कंकड़ ही तो बचेंगे। तो क्या वो लोग पानी को एब्जॉर्ब करने काम करते हैं? नहीं। वो जब एब्जॉर्ब करेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है जो वाटर लेवल है वो हमारे क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ग्राउंड वाटर लेवल हमारा क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। किस वजह से? मेन देखो रीजन क्या है? पेड़ काटने की वजह से, प्लांट्स को कट डाउन करने की वजह से। समझ आया कि हमारी जो सॉइल है वो तो ढीली पड़ी जाएगी, वो तो लूजन अप हो जाएगी, उसके साथ साथ एक और दिक्कत हमें क्या हो जाएगी कि हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी डिक्रीज हो जाएगा। समझ आया? क्लियर हुआ इस पॉइंट से? है ना? लिखा दिया मैंने, डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल। अब क्लियर हुआ है ना? नेक्स्ट आएगा मेरे पास क्या है? फ्लड्स एंड ड्राफ्ट। फ्लड्स एंड ड्राफ्ट। अब क्या है? फ्लड वगैरह कैसे आएगा बताओ? हमारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से फ्लड कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, राइट? छोड़ो, कॉल आ रहा है। लो, करिश्मा कौन है? एक बज जाएगा, मतलब अभी गई थी ना वो? बैठे रहो, अभी नहीं जाना, क्लास खत्म होने के बाद। वही मेरे को खोल के दो। कहाँ थी मैं? क्या बता रही थी मैं? अभी ग्राउंड वाटर के बाद फ्लड और ड्राफ्ट। नालायक, तुम्हें समझ आया? तुम लोग ना कुछ बोलते हो वैसे की वैसे बैठे रहो। हाँ, मिट्टी के अंदर पानी का काम क्या है बेटा? सप्लाई वाला पानी कहाँ से आता है? जमीन का पानी है ना, कि मोदी ने अपनी टंकी खोली है वहां से आ रहा है? ये जमीन से आ रहा है। कुएं का पानी कहाँ से आता है? पहले देखो जो कुएं वगैरह होते थे ना, तो उसमें क्या, मतलब रस्सी हमको ज्यादा नीचे तक नहीं डालनी पड़ती थी, जो बाल्टी होती थी उसको ज्यादा नीचे ड्रॉप नहीं करना पड़ता था, मतलब काफी ऊपर से ही आ जाता था। अब क्या है, उसको नीचे डालते जाओ डालते जाओ डालते, तब जाके तुम्हारा एक बाल्टी की पानी निकलेगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर लेवल इतना ज्यादा कम हो गया है। समझ आ रही है? यहाँ देखते हो ना तो पानी कितना खारा आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ तो ग्राउंड वाटर लेवल बचा ही नहीं है। सड़कें इतनी बन गई, तभी तो शहर वगैरह में इतनी सड़कें, बिल्डिंग्स, डैम्स बने हैं। तो जो ऐसे कच्ची जमीनें होती है वो बची है यहाँ कहीं? देखा है तुमने? और गाँव में कच्चा ही कच्चा मिलेगा तुम्हें सारा। तो वहां तभी तो ग्राउंड वाटर लेवल काफी ऊपर है, और पानी जो हमें साफ पीने वाला वो इजीली अवेलेबल हो जाता है, समझे? और यहाँ तो बचा ही नहीं, नीचे चला गया, जब लेवल ही नीचे चला गया, वहां पे तो मट्टी है नहीं, वहां पत्थर ही पड़े, तो खारा पानी तो मिलेगा हमें। समझ आ रही है? बुद्धि में चढ़ी बात? अब यहाँ पे थी मैं, कहाँ आ गई?
फ्लड पे थी ना, फ्लड एंड ड्राफ्ट, है ना। ला फोन दे बेटा। अरे इसमें वो कहाँ है, ऑटो रोटेट चल रही है ना वीडियो अभी, चलने दो। ड्रॉप मतलब क्या होता है, सूखा पड़ जाना। देखते ना ऐसे जमीन रहती है इसमें ऐसे फटी फटी सी रहती है, उस टाइप में। आगे नालायक तुम्हें समझ आएगा तो मैंने जितना बताया, नहीं आएगा तो मैं पीट डालूंगी मैं। नहीं, अरुण को नवीन भैया का ज्यादा समझ आता है, मेरा नहीं आता, राइट। This will lead to global warming. Carbon dioxide traps the heat rays reflected by the earth. This increases the temperature that disturbs the water cycle readily. ठीक है, ए नलायको आओ रे जरा, कहाँ आ गई थी मैं। डिक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल हो गया। अब इसके बाद थे हम कहाँ, आगे चली गई मैं, आगे चली गई। फ्लड एंड ड्राफ्ट, है ना। कितने पॉइंट लिखवाए तुम्हें, 1 2 3 4 5 हो जाएगा ये, ठीक है। है ना, स्टार्ट है ना वीडियो, ठीक है। अब देखो आगे, देखो बच्चे जरा, क्या चीज है कि अब हमारे किसकी वजह से, डिफॉरेस्टेशन जैसे फ्लड एंड ड्राफ्ट पे क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब आगे मैंने यहाँ पे तुम्हें क्या बताया कि जैसे क्या हमारे प्लांट्स यहाँ से कट डाउन होते जा रहे हैं, ठीक। हम जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो हम क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे थे, उनको लेने वाला कोई बचा प्लांट नहीं, तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। हमारा पूरा इकोसिस्टम डिसबैलेंस हो जाएगा, पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जब बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड कहीं जा नहीं रहा तो हमारे इन्वायरमेंट में तो एग्जिस्ट करेगा, इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करेगा तो अर्थ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हाई हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हमारा वाटर साइकिल भी डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से फिर क्या होती है, बारिश बहुत कम होती है, तो फ्लड वगैरह आने की चांसेस बहुत कम रहती है। अब देखो सिंपल नीचे समझो कि टेम्परेचर हमारा क्या हुआ, बढ़ा, क्या डिस्टर्ब हुआ हमारा, वाटर साइकिल, ठीक है। वाटर साइकिल हमारा क्या हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ रहा है, बारिश हो रही है नहीं। बारिश को होने के लिए जो एक सुटेबल टेम्परेचर चाहिए था वो उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया, उसकी प्रेजेंस ज्यादा हो गई, तो उसको सुटेबल टेम्परेचर नहीं मिल रहा, तो बारिश की क्वांटिटी क्या हो गई, बहुत कम, हो ही नहीं रही। अगर बारिश हो ही नहीं रही बच्चे, तो पानी का सोर्स कहां से मिलेगा, कोई पानी का सोर्स नहीं बचा ना। तो जब पानी का कोई सोर्स नहीं बचा तो इसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस हो जाता है हमारे पास, ड्राफ्ट। क्या हो जाता है, ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा पड़ना। क्या होता है, सूखा पड़ना, ठीक है। कुछ ऐसी आपने लैंड देखी है ना, बहुत सारी राजस्थान के साइड में है ऐसी लैंड, जहां पे क्या है, उनको वाटर का कोई सोर्स है नहीं, ठीक है। नॉर्मल वहां पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो भी बहुत कम है, ठीक है। नदियां वगैरह जो रहती है काफी दूर है, बारिश वहां होती नहीं है, तो जमीन क्या होगी, सूखी तो पड़ जाएगी, ऐसे चट्टानी बीच से क्रैक होने लगती है, उसमें क्रैक्स आ जाते हैं जमीन में, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट। कि जब हमारा फ्लड वगैरह कुछ आ नहीं रहा, किस वजह से फ्लड नहीं आ रहा, क्योंकि हमारा टेम्परेचर राइज हो चुका है, किस चीज का, हमारे अर्थ का, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया है, ग्लोबल वार्मिंग इसकी वजह से ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या हमारा वाटर साइकिल डिस्टर्ब है, बारिश हो नहीं रही, फ्लड हमारा आ नहीं रहा, बाढ़ आ नहीं रही है, तो क्या होगा, जब बाढ़ नहीं आ रही, पानी का कोई सोर्स नहीं मिल रहा हमारी सॉइल को, तो सूखी तो पड़ जाएगी हमारी जमीन। समझ आया? ये किसकी वजह से हो रहा है सब? डिफॉरेस्टेशन की वजह से। किसके कॉन्सिक्वेंसेस है सब? डिफॉरेस्टेशन के। तो एक और कॉन्सिक्वेंस क्या है कि फ्लड जो है हमारा बहुत कम हो रहा है, ठीक है, और जो हमारा ड्राफ्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। समझ आया? ये चीज क्लियर हुई? ठीक है। अब ये इतना क्या हमने पढ़ लिया किसके बारे में? डिफॉरेस्टेशन की। इसके कारण क्या थे और इसके इफेक्ट क्या थे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब भी क्या होता है? इफेक्ट। समझ आया? अब आ जाओ जरा नीचे, एक और नेक्स्ट अगला टॉपिक क्या है मेरे पास? आई गेस इससे पहले एक और टॉपिक हमारे पास बुक में दिया है, डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, राइट? डेजर्टिफिकेशन क्या होता है, ठीक है बच्चे? तो देखो डेजर्टिफिकेशन भी कोई बड़ी बात नहीं, छोटी सी है। देखो सिंपल सा टॉपिक क्या है डेजर्टिफिकेशन का। ठीक है, डेजर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? एक चीज अभी हमने यहाँ पे क्या समझी थी, क्या समझा था हमने? प्लांट्स है, ये क्या थी हमारी? लैंड। क्या थी ये? लैंड के नीचे फिर क्या आ गए? रॉक्स। ठीक, समझ आ रहा है? इधर देखो, प्लांट्स है, क्या कर दिया हमने? काट डाला, कट डाउन हो गए, जो हमारी सॉइल थी लूजन अप हो गई, बिल्कुल ढीली पड़ गई, उड़ती जाएगी, लैंड क्या होता जाएगा हमारा? डिग्रेड होता जाएगा। अगर बच्चे यहाँ से प्लांट कटा तो यहाँ पे किस चीज की प्रॉब्लम आ जाएगी हमारे पास? सॉइल इरोजन। पढ़ा है ना आप लोगों ने कि सॉइल का इरोज होना, सॉइल का इरोज होना, ठीक है। सॉइल इरोजन की प्रोसेस फिर यहाँ पे हो जाएगी कि जो हमारी मिट्टी है वो डे बाय डे डिग्रेड इरोज होती जाएगी, ठीक। अगर सॉइल इरोजन हो रहा है बच्चे, तो यहाँ पे जो लास्ट में थोड़ी बहुत मिट्टी भी बचेगी, तो क्या उसमें जो एक नॉर्मल सॉइल में जो भी प्रॉपर्टीज पाई जाती है कि वो फर्टाइल है, उसमें ह्यूमस कंटेंट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी है। जब यहाँ पे अगर ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी होती है? सॉइल की। अगर यहाँ पे सॉइल ही नहीं है तो क्या ये प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी? क्या प्रॉपर्टीज यहाँ पे होंगी? मिट्टी हमने गायब कर दी तो मिट्टी का उपजाऊ होना, ठीक है, उसमें ह्यूमस का पाना, उसमें वाटर क्वांटिटी का पाना, उसमें मेन्योर का पाना, उसमें फर्टिलाइजर का पाना, क्या ये चीज होगा? जब वहां मिट्टी ही नहीं बची तो ये चीज ऑब्वियस बात है नहीं होगा। अगर ये चीजें नहीं है तो लैंड क्या बंजर बन जाएगी? क्या बन जाएगी जमीन? बंजर, ठीक है। कि पहले तो मेरी लैंड क्या थी? फर्टाइल लैंड थी। क्या थी ये? फर्टाइल थी, ठीक। फर्टाइल होने के बाद क्या हमने पेड़ को क्या कर दिया? कट डाउन कर दिया, ट्रीज को वहां से चकाचक साफ सुथरा कर दिया वहां, ठीक है। किस चीज के लिए? अपने पर्पस को पूरा करने के लिए, अपना घर बनाने के लिए हमने मान लो उसको हटा दिया। अब वहां से वो हट गया, मिट्टी एकदम लूजन अप हो गई हमारी। क्या हुआ? आंधी तूफान आ रहा, हमारा सॉइल इरोजन होता चला जा रहा है, मिट्टी वहां से खत्म होती जा रही है। अगर मान लो मिट्टी के रूप में वहां हल्की फुल्की मिट्टी बची, फिर नीचे क्या हमारे कंकड़ पत्थर है, बड़े बड़े रॉक्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो क्या वो लोग वाटर एब्जॉर्ब कर पाएंगे? क्या उसमें फर्टिलाइजर, ह्यूमस, मेन्योर, खाद ये सब कुछ पाया जाएगा? नहीं। तो क्या वो हमारी फर्टाइल लैंड रही? नहीं, फर्टाइल लैंड नहीं रही। उस फर्टाइल लैंड ने अब क्या करा है? डेजर्ट का फॉर्म ले लिया है। क्या किस चीज का फॉर्म ले लिया है? डेजर्ट का। तो जब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, जब हमारे क्या होता है बच्चे? फर्टाइल लैंड, क्या चीज? जब हमारा फर्टाइल लैंड जाके किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हमारे डेजर्ट के फॉर्म में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? डेजर्ट। डेजर्ट में देखा ना आपने, कहीं देखा पेड़ पौधा कुछ मिलता है? नहीं। क्या वहां की सॉइल उपजाऊ होती है? फर्टाइल होती है? नहीं होती, क्योंकि वहां पे ह्यूमस की क्वांटिटी पाई नहीं जा रही। ह्यूमस का मतलब क्या होता है? जो वाटर की क्वांटिटी होती है हमारे सॉइल में, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमस, ठीक है। वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में ह्यूमस पाया जाता है हमारे एनवायरमेंट में भी, राइट। तो उसको क्या है कि जब हमारा नहीं मिल पा रहा तो वो लैंड क्या हो जाएगी? डेजर्ट का फॉर्म ले लेगी। तो इस प्रोसेस को, किस प्रोसेस को? जिसमें फर्टाइल लैंड किस में कन्वर्ट हो जाए? डेजर्ट में। व्हेन फर्टाइल लैंड गेट्स कन्वर्टेड टू डेजर्ट, दिस इज नोन एज डेजर्टिफिकेशन। क्लियर हुआ? समझ आया सबको? आओ जरा नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है बेटा। अब कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या है? एक सेकेंड, मत बोल, क्या कर सकते, तुम्हें दिक्कत होती है वीडियो में से?
फिर पढ़ाते पढ़ाते जोश आ जाता, चुप रह, चुप चुप चुप। ठीक है, अब आगे देखो क्या है हमारे पास, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि पहले क्या था, डिफॉरेस्टेशन, कि प्लांट्स कट डाउन होते जा रहे, क्यों हो रहे हैं, उसके इफेक्ट्स क्या है। अब आगे क्या है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का क्या क्या है स्टेप, जो भी वो हमको आप बता दो। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करने का मतलब क्या है, एक तरफ प्लांट्स को प्रिजर्व करना है, दूसरी तरफ एनिमल लाइफ को, राइट, यही हुआ ना फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ का मतलब, कि एक तरफ प्लांट्स को अपने सिक्योर करना है, दूसरी तरफ एनिमल्स को। ठीक, अब देखो इसमें मेरे पास पहली चीज क्या आती है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो बच्चे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ में देखो मेरे पास पहली चीज क्या होती है कि टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना, टू प्रोटेक्ट फौना। ठीक है, फ्लोरा एंड फौना आपने पहले भी क्लासेस में पढ़े हुए हैं कि फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्या बोला मैंने यहाँ पे कि टू प्रोटेक्ट फ्लोरा एंड फौना। बच्चे फ्लोरा का मतलब क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर जगह पे जहां पे हमारे प्लांट्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, यानी कि एक जगह है हमारी, वहां पे क्या है, केवल प्लांट्स ही प्लांट्स है, तो उस पर्टिकुलर जगह को मैं क्या बोल दूंगी कि ये क्या है, फ्लोरा। और एक पर्टिकुलर जगह है जहां पे क्या है, केवल एनिमल्स ही है, उस जगह को मैं क्या बोल दूंगी, वो है फौना। ठीक है, कि जहां पे क्या हो, एक पर्टिकुलर जगह जिसमें उसमें केवल क्या हो, हमारे प्लांट्स, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्लांट्स पाए जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फ्लोरा, और अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एनिमल्स पाए जा रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, फौना। ठीक है, यहां पे क्या आते हैं, प्लांट्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, राइट, किसी पर्टिकुलर एरिया में क्या पाए जा रहे हैं, प्लांट्स, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरा। ठीक, और यहां पे क्या है, एनिमल्स, एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया, तो उसको क्या बोलते हैं, फौना। क्लियर हुआ ये चीज। अब इन दोनों चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, ठीक है, उसी के बारे में पूरा चैप्टर भेज देगी, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है उसकी। ठीक है, राइट, क्या है, प्लांट्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया में क्या पाए जा रहे हैं, पेड़ पौधे। अभी ऊपर ही तुमको बताया ना डिफोरेस्टेशन के बारे में, एक पर्टिकुलर जगह पे तो जंगल पाया जा रहा होगा, वो फॉरेस्ट, उसको काट डाला ना, किस चीज के लिए, अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ठीक है, उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या करा मैंने, उन्हें कट डाउन कर दिया, पूरे फॉरेस्ट एकदम चकाचक कर दिया, क्लीन एकदम साफ सुथरा, कि वहां पे अरुण की शादी हो सके। हाँ ना, मतलब टेंट वगैरह लगवाने के लिए, शादी को टेंट तो लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ना। क्या कह रहे हैं, फिर फालतू बोला कुछ, ऑब्वियसली नाचूंगी, भाई की शादी है ना। सुनो सुनो आगे सुनो, क्या है, अब क्या है, कट डाउन कर दिया है ना, वो मैंने क्या करा, उस फॉरेस्ट लैंड को एक क्या बंजर जमीन में उसको कन्वर्ट कर दिया, वहां पे अपने यूज के लिए मैं उसको क्या कर रही हूँ, यूज कर दिया उस लैंड को। अब क्या है, पढ़ने क्या है, इसको कंजर्व कैसे करना है, राइट। इनको कंजर्व करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, इनके लिए कुछ अलग अलग मतलब जगहों पे कुछ सिक्योर कर दिया कि इस जगह पे इन एनिमल्स की मतलब एक सुटेबल प्लेस उनको प्रोवाइड करी गई है गवर्नमेंट की तरफ से, कि उस जगह पे किसी के थ्रू कोई एक्शन नहीं होना चाहिए, अगर कोई इनको डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो वो अंडर पनिशेबल लॉ के अंदर वो लोग आ जाएंगे, उनको पनिशमेंट मिलेगी। समझ आया, तुमको बस वो दे रही हूँ मैं एक इंट्रो टाइप। अब क्या है, जैसे प्रोटेक्टेड एरियाज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व हैज बीन इमाम। क्या बोला है कि इन लोगों को कंजर्व करने के लिए, किसको, फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना का मतलब क्लियर रखना, मैं बार बार यही वर्ड्स आपके लिए रिपीट करूंगी, ठीक है। फ्लोरा एंड फौना मतलब, फ्लोरा मतलब प्लांट, फौना मतलब एनिमल्स। तो क्या बोला है कि गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे क्या बनाया, यहाँ पे देखो मैंने नाम लिखा हुआ है, बायोस्फीयर रिजर्व बनाया है, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क, ऐसी कुछ जगह बनाई है जहां पे इनको क्या करा जाता है, प्रोटेक्ट करके रखा जाता है। ठीक है,
कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारे शायद उत्तराखंड में भी है, आप लोगों को अगर पता हो तो। ठीक है, अब आ जाओ जरा जिन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं उनके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं क्या है। ठीक है, इधर देखो जरा, इधर आओ। पहला है मेरे पास क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, वाइल्ड लाइफ से मतलब कुछ समझे? वाइल्ड लाइफ से क्या समझे तुम? पूछना तुम्हारे बस में पूछना है। वाइल्ड लाइफ मतलब एनिमल्स की लाइफ। ठीक, क्या है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में हमारे पास? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। एक ऐसी पर्टिकुलर जगह जहां पे क्या है, एनिमल्स किसी भी डिस्टर्बेंस से प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे आजकल क्या है, गाय वगैरह देखिए ऐसे घूम रही है इधर से उधर गलियों में, कहीं रोड पे घूम रही है ना, तो डिस्टर्ब होती है कि नहीं? गाड़ियां आ रही है, लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, क्योंकि उनके रहने के लिए कोई पर्टिकुलर हैबिटेट हमने बनाया ही नहीं है। समझ आ रही है? एक कोई सुटेबल प्लेस उनके लिए नहीं है, उनको जो सुटेबल एक कंडीशन चाहिए रहने के लिए उनको नहीं मिल पा रही, तो उसकी वजह से क्या वो भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम भी डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो ये डिस्टर्बेंस ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, क्या क्रिएट करा हुआ है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, बहुत सारी ऐसी क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है जहां पे एनिमल्स को प्रोटेक्ट रखा जाता है किसी भी अदर डिस्टर्बेंस से, कि कोई उनको डिस्टर्ब ना कर सके, ना उनको कर सके ना उनके हैबिटेट को। हैबिटेट मतलब समझे, एक सुटेबल इन्वायरमेंट जहां पे वो स्टे करते हैं। समझ आया? देखो अगर इसमें लिखना है तो क्या लिखोगे? एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिस्टर्बेंस। ठीक है, जहां पे एनिमल किसी भी अदर डिस्टर्बेंस से क्या रहता है, प्रोटेक्टेड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। एंड देयर एरियाज वेयर एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी अदर डिस्टर्बेंस टू देम एंड देयर हैबिटेट। ठीक, कि एनिमल्स को जहां पे क्या रखा जाता है, प्रोटेक्ट रखा जाता है, उसको क्या है, उसको क्या बोलते हैं? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब तुम ये क्वेश्चन कर सकते हो कि दीदी हम क्या पढ़ रहे हैं? कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। इनको कंजर्व करने के लिए जो भी स्टेप्स लिए गए उनमें से एक जैसे क्या है मेरे पास, बायोस्फीयर रिजर्व है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और एक और क्या है, नेशनल पार्क। उसको बोला अगर तुम बोलो दीदी तीनों ही चीज तो क्या है, उनको कंजर्व करने के लिए बनाई है ना, तो तीनों में डिफरेंस क्या है? फिर तीनों ही चीजें उनको प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है कि एक पर्टिकुलर एरिया मान लो हमने बना लिया कि यहाँ पे ये एलिफेंट की प्रजाति रहेगी या लेपर्ड की या टाइगर की रहेगी। ठीक, तो तीनों में डिफरेंस क्या है वो चीज आगे पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन तीनों ही क्या है, उनको प्रोटेक्ट रखने के लिए एक कुछ जगहें बनाई गई हैं। समझे? टॉपिक क्या है देखो, अब है अभी तक किसके बारे में पढ़ लिया था? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। ठीक है, अब क्या है, नेशनल पार्क। ये भी क्या है, एक तरीके का हमारा प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए एक पार्क हमारा किसके द्वारा बनाया गया है? गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, तो नेशनल पार्क में देखो क्या है, एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ एंड वेयर दे कैन फ्रीली यूज द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, नेशनल पार्क के बारे में क्या बोला है? ऐसे एरियाज जो किसके लिए रिजर्व करके रखे हुए हैं? वाइल्ड लाइफ के लिए, कि उनके अलावा वहां पे कोई और एंटर नहीं कर सकते। वो पब्लिक पार्क नहीं है, इट इज द नेशनल पार्क जहां पे वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करके रखा जाएगा। वो बात अलग है कि इन नेशनल पार्क में जो पब्लिक है वो एक तरह से टूर कर सकती है, देख सकती है कि किस किस टाइप के एनिमल वहां है, उनकी कौन कौन सी स्पीसीज वहां है। ठीक है, वो चीजें, लेकिन वो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेशनल पार्क है ना। नेशनल पार्क में क्या है? एरियाज विच आर रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ वेयर दे कैन फ्रीली यूज देयर द हैबिटेट्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ऐसे पार्क जहां पे हमारे एनिमल्स फ्रीली रह सकते हैं, अपने हैबिटेट में रह सकते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? एक जो नेचुरल होम होता है प्लांट्स और एनिमल्स का। नेचुरल होम का मतलब समझे? नेचुरल होम जैसे किस तरीके से होता है हमारा? नेचुरल होम जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, हॉर्स वगैरह को पालते घर पे, डॉग को पालते, उनके लिए फिर वो क्या करते हैं? सेपरेट सा हाउस बना देते। तो क्या वो उनका नेचुरल हाउस है? नहीं, वो हमने उनको अपने यूज के लिए एक अपने पर्टिकुलर जगह पे उनको बांध कर रखा हुआ है। उनका जो नेचुरल हाउस वो क्या है? उनका फॉरेस्ट। ठीक है,
तो नेचुरल हैबिटेट का मतलब जो नेचुरल हाउस या नेचुरल जगह जहां पे प्लांट्स एनिमल सर्वाइव करते हैं। तो नेशनल पार्क का मतलब क्या है? एरिया रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक है, एरियाज रिजर्व फॉर वाइल्ड लाइफ where they can freely use their हैबिटेट, ठीक है, जहां पे वो अपने हैबिटेट को, अपने नेचुरल हाउस को यूज कर सकते हैं, वहां पे सरवाइव कर सकते हैं। एंड नेचुरल रिसोर्सेज, अब वहां पे जैसे जो नेचुरल रिसोर्सेज प्रेजेंट मान लो, ठीक है, नेशनल अगर पार्क है तो वहां पे प्लांट्स पाए जाएंगे, ठीक है, तो उन प्लांट्स को वहां से क्या कोई कट डाउन कर सकता है? जो नॉर्मल ह्यूमन पब्लिक है क्या वो कट डाउन करेगी? नहीं। तो वो जो प्लांट्स है उन प्लांट्स को चाहे वो खाए, चाहे उनके आसपास घूमे, चाहे रोम करे, चाहे जो करे, ठीक है, वो हमारी हेडेक नहीं है। उनको इसी चीज के लिए उस पर्टिकुलर जगह पे छोड़ा गया है कि कोई और आके उन प्लांट्स को, उन पेड़ पौधों को कट डाउन ना करे, क्योंकि विदाउट प्लांट तो फिर उनका सर्वाइवल तो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा, गैसेस का एक्सचेंज तो हो ही नहीं पाएगा। तो वो क्या है? ऐसे पार्ट्स है जहां पे क्या है, रिजर्व किसके लिए है? वाइल्ड लाइफ के लिए है, जहां पे अपने हैबिटेट में रह सकते हैं। एंड नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं, ठीक है, फ्रीली यूज देयर हैबिटेट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक। वो क्या होगा? हमारे नेशनल पार्क्स, वहां पे उनको किसी तरीके की बाहर की पब्लिक से कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। क्लियर है ना? उनको वहां पे कोई मार सकता है ना? वैसे नहीं, लोग शिकार पे जाते हैं तो मारते रहते हैं, वो चीजें बहुत कम हो गई है, क्योंकि इन लोगों को एक प्रोटेक्शन दे दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर है? अब आगे देखो, तीसरी प्रोटेक्शन में हमारे पास क्या था? ये बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। अब ये समझ लो, बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इनका बाप है। क्या है? बाप, ठीक। बाप इन द सेंस समझे कि देखो, बायोस्फीयर रिजर्व हमारा बड़ा है, ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हमारा क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व हमारा बड़ा होता है, ठीक। इसके अंदर क्या आती है? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, कि इस पूरे को ही क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। और बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर क्या आती है? नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। क्लियर है? अब अगला देखो मेरे पास क्या है कि बायोस्फीयर रिजर्व, व्हाट आर बायोस्फीयर रिजर्व्स, ठीक है। अच्छा, बायोस्फीयर रिजर्व लिखा है तो जरा आगे पढ़ने से मतलब समझ ले बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है। तो बायोस्फीयर का मतलब क्या? बायोडाइवर्सिटी वर्ड सुना है तुम लोगों ने? बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग, यानी कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब कि अलग अलग स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, ठीक है, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। तो बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या है? एनिमल्स और प्लांट्स को प्रोटेक्ट रखने के लिए जो हमने रिजर्व बनाए, उनको क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर है? यहां से कुछ समझे आप लोग? ठीक है ना? अब देखो आगे क्या लिखा हुआ मेरे पास बायोस्फीयर रिजर्व में, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट एंड एनिमल रिसोर्सेज एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स लिविंग इन द एरिया, कि एक ऐसा रिजर्व जहां पे क्या प्रोटेक्शन दी जाती है? किसको? वाइल्ड लाइफ को, प्लांट को और एनिमल्स को, ठीक है। लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या लिखा है यहाँ पे हमारे पास? large areas of protected land for conservation of wildlife, plants and animals, ठीक है, and animal resources and traditional life of the tribals living in the ट्राइबल्स का मतलब क्या होता है? ऑफ लाइफ एंड ट्रेडिशनल लाइफ ऑफ द ट्राइबल्स
लिविंग इन द एरिया। ठीक है, अब देखो लिख दिया ना यहाँ पे। अब क्या है, क्या बोला यहाँ पे कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर का मतलब पता है, बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब एक जो डाइवर्स है किस चीज का, प्लांट्स और एनिमल्स का, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, उसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो उस बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको एक सेपरेट प्लेस देने के लिए हमने कुछ रिजर्व बनाए। रिजर्व का मतलब क्या होता है, रिजर्व टर्म आपने अपने मैथ्स में सुना होगा, ठीक है, या फिर आगे चल के आप लोग कॉमर्स वगैरह में सुनोगे। रिजर्व का मतलब क्या होता है, जो हम अपने लिए अलग से बचा कर रखते हैं। ठीक है, कि हम जो रेगुलर यूज कर रहे हैं वो तो है, उसके अलावा हमने एक अलग से अपना रिजर्व बना रखा है। उसमें क्या है, हमारे पास हमारी चीज सेफ है, प्रोटेक्टेड है, रिजर्व है। ठीक है, उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता, वो चीज क्या है, रिजर्व है। तो रिजर्व का मतलब क्या है, एक प्रोटेक्टेड जगह जो हम किसको दे रहे हैं, अपने वाइल्ड लाइफ स्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक, तो देखो यहाँ पे क्या है, लार्ज एरियाज ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड, ऐसे बड़े बड़े एरियाज, ऐसे बड़ी बड़ी प्रोटेक्टेड लैंड जो हमने किसको प्रोवाइड कर रखी है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कि एनिमल, प्लांट और अपने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने ऐसे बहुत बड़े बड़े से लैंड्स को प्रोटेक्ट करके रखा है, और वहां पे इनको हम लोग रखते हैं। ठीक है, ताकि वहां पे क्या कर सके ये लोग, अपने हैबिटेट को यूज कर सके, मतलब उसको एक अपने नेचुरल होम की तरह समझे, वहां पे सरवाइव कर सके, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर सके, प्लस and animal resources and traditional life of the tribals living in the area। ट्राइबल्स मतलब क्या होते हैं, वो लोग जो एक जगह से दूसरी जगह पे क्या करते हैं, ट्रेवल करते हैं। ठीक है, इन द सर्च ऑफ फूड या फिर हंटिंग के लिए हम कह सकते हैं। तो इन लोगों को क्या बोलते हैं, ट्राइबल्स। ठीक है, नोमैड्स वगैरह भी क्या होते हैं, ट्राइबल्स की हमारी स्पीसीज होती है, जाति होती है। ठीक है, तो क्या है कि एक ऐसी जगह जहां पे हमारे एनिमल प्लांट प्रोटेक्टेड रहे, साथ साथ वहां पे वो जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं उन लोगों को भी एक सिक्योर प्लेस हम प्रोवाइड करें, एक सिक्योर एरिया उनको प्रोवाइड करें, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाए कि बाहर से कोई इन पे ना अटैक कर सके, ना उन जानवरों को गायब कर सके। क्यों, क्योंकि जानवरों का हम यूज किस चीज में करें, मान लो जैसे कुछ जानवर है, उनकी जो स्किन होती है, उनके खाल होती है, उससे हम क्या बहुत सारे प्रोडक्ट बनाते हैं, बेल्ट वगैरह देखिए, या फिर जो शीप वगैरह होती है, इनके फर से हम कितनी सारी चीजें यूज बनाते हैं ना, वुल वगैरह से। वुल कहाँ से आता है, शिप वगैरह से तो आता है, तो उनका ही यूज करके वुल बन रहा है ना। अगर वो रहे ही नहीं तो क्या वुल बनेगा, नहीं। तो देखो, इन केस वो मर जाए तो वो बात अलग है कि हम उनका यूज कर ले, ठीक है, लेकिन वो लोग सरवाइव कर रहे हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में है, तब भी हम उनको क्या कर रहे हैं, मार के, उनको जबरदस्ती पकड़ के उनको क्या ले रहे हैं, उनको यूज कर रहे हैं। तो वो चीज गलत है ना। तो उस चीज में क्या कर रहे हैं, कुछ ऐसे रिजर्व वगैरह गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए, जिसमें से क्या इंक्लूड होते हैं, हमारे नेशनल पार्क भी और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी। क्लियर हुआ सबको, है ना। अब देखो नेक्स्ट क्या है, बायोस्फीयर रिजर्व एरियाज मींट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, कि बायोस्फीयर रिजर्व क्या है मेरे पास, कि are meant for conservation of बायोडाइवर्सिटी का मतलब आपको मैंने बता दिया। डाइवर्स का मतलब क्या होता है बच्चे, विभिन्न चीजें। ठीक है, डाइवर्स करनी मतलब विभिन्नता है। ठीक है, अलग अलग, तो जो अलग अलग स्पीसीज होते हैं किसके, प्लांट्स और एनिमल्स के, उनको कंजर्व करने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए जो हम रिजर्व बनाते हैं, प्रोटेक्टेड एरिया, प्रोटेक्टेड लैंड बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, अब देखो कुछ बायोस्फीयर रिजर्व में से, जैसे हमारे पास एक नाम है तवा रिजर्वियर। ठीक है, एक हमारे पास क्या है, पचमढ़ी सेंचुरी, ये सारे क्या है, बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क किसके अंदर इंक्लूडेड होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अब हमारे पास क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। क्या है, एंडेमिक स्पीसीज। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पढ़ चुके, ये फ्लोरा एंड फौना, देन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। अब एक बीच में क्या टॉपिक रहता है, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, स्पीसीज मतलब प्रजातियां, स्पीसीज मतलब प्रजातियां। तो एंडेमिक का मतलब क्या है, एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स which are found exclusive in a particular area। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया पर पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एंडेमिक स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास एंडेमिक स्पीसीज, राइट। तो एंडेमिक स्पीसीज का क्या मतलब है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी
पर्टिकुलर एरिया में क्या पाया जाता है? स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड समझ आया? ठीक है, कि ऐसी स्पीसीज जो किसी पर्टिकुलर एरिया में पाई जाती है। एंडेमिक स्पीसीज आर दोज स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स व्हिच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो क्या है यहाँ पे लिखा, क्या है? स्पीसीज। क्या लिखा है? स्पीसीज यानी कि प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज है, प्लांट्स और जो एनिमल्स की क्या है? प्रजातियां है। जब वो किसी पर्टिकुलर जगह पर पाया जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। क्लियर हुआ? सिंपल सा था, कुछ ज्यादा है नहीं। आगे क्या लिखा है? सैल एंड वाइल्ड मैंगो एंडेमिक फ्लोरा ऑफ द पंचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी तुमको एक चीज से पहले मैंने क्या समझाया था? फ्लोरा और फौना बताया था। फ्लोरा और फौना का मतलब क्या है? जब किसी पर्टिकुलर जगह पे प्लांट्स की स्पीसीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? फ्लोरा। और जब किसी पर्टिकुलर जगह पे एनिमल्स की स्पीसीज हो तो उसको क्या बोलते हैं? फौना। तो वही चीज है ये। एंडेमिक स्पीसीज क्या है? वही चीज है। तो इसमें अगर एंडेमिक स्पीसीज में मैंने क्या लिखा है? प्लांट्स भी लिखा है और एनिमल्स भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या है? इसमें फ्लोरा भी आएगा और फौना भी आएगा। समझ आया? इसके अंदर क्या आएगा? फ्लोरा भी आएगा और फौना भी आएगा। फ्लोरा मतलब एक जगह पे जो प्लांट्स की स्पीसीज रहती है, फौना मतलब एक जगह पे जो एनिमल्स की स्पीसीज रहती है। तो यहाँ पे क्या दिया है? सेल एंड वाइल्ड मैंगो। सेल एंड जैसे जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे पास क्या दिया एग्जांपल पे? सेल एंड वाइल्ड मैंगो। ये कुछ क्या है? हमारे प्लांट्स की स्पीसीज है जो एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है। ये किस कैटेगरी के अंदर आएगी? एंडेमिक स्पीसीज। किसका एग्जांपल हो जाएगा ये? एंडेमिक स्पीसीज। ये लोग क्या कहलाएंगे? एंडेमिक फ्लोरा। क्या कहलाएंगे ये लोग? एंडेमिक फ्लोरा। ठीक है, ये लोग कहलाएंगे एंडेमिक फ्लोरा। अच्छा, एंडेमिक फ्लोरा है, प्लांट्स और एनिमल्स की कोई स्पीसीज है। अगर ये स्पीसीज है तो इनके लिए कुछ प्रोटेक्शन बनाई गई होगी, कुछ रिजर्व बनाए गए होंगे। तो ये लोग कहाँ रहते होंगे? बायोस्फीयर रिजर्व्स में। कहाँ रहते होंगे? ठीक है, तो क्या है? सेल एंड वाइल्ड मैंगो क्या है? हमारे एंडेमिक फ्लोरा है। एंडेमिक फ्लोरा का मतलब हमारे प्लांट्स की स्पीसीज है। क्या है? प्लांट्स के स्पीसीज है। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? हमारे बायोस्फीयर रिजर्व में। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व में। वही चीज किसके साथ है? हमारा फौना के साथ। फौना के साथ मतलब एनिमल्स के स्पीसीज। तो एनिमल्स की स्पीसीज में हमारे पास क्या है? इंडियन जायंट स्क्वेरल। स्क्वेरल देखा है? गिलहरी। तो ऐसी हमारे पास एग्जांपल में क्या है? जायंट स्क्वेरल। ठीक है, जायंट यानी कि जो स्क्वेरल है ना, ये जो नॉर्मल स्क्वेरल हम देखते हैं अपने आसपास, वैसा नहीं, उससे काफी ज्यादा बड़ा। ठीक है, इंडियन जायंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर एंडेमिक फौना। क्या है ये? एंडेमिक फौना। क्या है? जायंट स्क्वेरल है, जिसको मैं क्या बोल सकती हूँ? एंडेमिक फौना। एंडेमिक तो आएगा ही। क्या है? एनिमल्स है तो यहाँ क्या लगा देंगे? फौना। और प्लांट्स होता है तो क्या लगा देते हैं? फौना। ये भी कहाँ पे पाया जाएगा? बायोस्फीयर रिजर्व में। समझ आया? क्लियर ये चीज है? एंडेमिक स्पीसीज मतलब कि जब किसी पर्टिकुलर एरिया में हमारे प्लांट्स और हमारे एनिमल्स की स्पीसीज रहते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। क्या बोलते हैं? एंडेमिक स्पीसीज। और उसी एंडेमिक स्पीसीज में अगर केवल क्या हमारे रह रहे प्लांट्स तो उसको बोलते हैं एंडेमिक फ्लोरा। और एक पर्टिकुलर जगह पे अगर क्या रह रहे हैं? एनिमल्स, तो उसको क्या बोलेंगे? एंडेमिक फौना। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाओ आगे। हमारे पास क्या है? ये टॉपिक भी हो गया कवर। ठीक है, अब देखो, अब हर एक उसके किसके बारे में? जो हमने 3 तरह की प्रोटेक्शन पढ़ी, क्या है जो प्रोवाइड करी गई है? बायोस्फीयर रिजर्व, क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क। तो अब जरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पे आ जाओ। क्या है? किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ ली। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या है? एक जो हमें लार्ज एरिया, प्रोटेक्टेड एरिया प्रोवाइड करा जाता है। किसको? हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को। ठीक है, तो क्या है? अब इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में क्या है? किलिंग और कैप्चरिंग एनिमल्स इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल बाय लॉ। ये चीज आपको स्टार्टिंग में बताई थी मैंने कि जानवरों को मारना या फिर उनको चोरी छुपकर कैप्चर करना अपने यूज के लिए, वो चीज क्या है? पनिशेबल होगी। ठीक है, हमारे लॉ के द्वारा उसके लिए आपको पनिश किया जाएगा।
और वो चीज क्या है, प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड का मतलब क्या है, उसमें पाबंदी है, वो चीज आपको नहीं करनी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूं, क्या लिख दूं यहाँ पे बताओ, किलिंग और कैप्चरिंग इज प्रोहिबिटेड, इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल, राइट। कि किसका, किलिंग और कैप्चरिंग अगर हम करते हैं किसका, एनिमल्स का, सॉरी यहां लिख दो, किलिंग एंड कैप्चरिंग ऑफ एनिमल, ठीक है, इज प्रोहिबिटेड एंड पनिशेबल। क्लियर है। आगे क्या है देखो, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल कंडीशन, सुटेबल लिविंग कंडीशन टू वाइल्ड एनिमल्स। ठीक है, कि वाइल्ड एनिमल्स को एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। ठीक है, दूसरा काम ये क्या करता है, सुटेबल प्लेस देता है, या फिर कह सकते हैं उनको प्रोटेक्शन देता है, किसको, हमारे वाइल्ड एनिमल्स को। क्लियर हुआ। अब आ जाओ जरा नेशनल पार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं कि नेशनल पार्क्स में क्या है। नेशनल पार्क तुमको बताया ना, ऐसे पार्क्स जो केवल किसके लिए बने, हमारे प्लांट्स और एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टेड है, कोई दूसरा वहां पे एंटर नहीं कर सकता, राइट। ठीक है, अब आओ जरा देखो क्या है इसके बारे में, हमारे नेशनल पार्क। ठीक है, इनके बारे में देखो क्या चीज है, पहला चीज क्या है, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स। एक टाइम पे याद है टाइगर्स बहुत ज्यादा किल हुए जा रहे थे, मारे जा रहे थे, है ना। हाँ, मतलब एक ऐसा टाइम आ गया था कि मतलब ये सोचने पे आ गई गवर्नमेंट कि एक टाइम ऐसा ना आ जाए हमारे कंट्री में कि जो टाइगर्स की जो प्रजातियां है ना, इसकी तरह ड्रैगन्स की तरह लुप्त ना हो जाए। तो ड्रैगन का नाम ही सुना है, एक्चुअल में ड्रैगन आज तक किसी ने देखा है नहीं, क्योंकि एक टाइम ऐसा है कि इनकी प्रजातियां बिल्कुल से खत्म हो गई, क्योंकि उस टाइम पे इन एनिमल्स के लिए किसी तरह की कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या कहा कि इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, राइट। इनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है, इसके लिए हमने क्या कुछ अपने नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह बनाई है। तो नेशनल पार्क में क्या बोला, एक प्रोजेक्ट टाइगर किसने हमारे गवर्नमेंट के थ्रू लॉन्च हुआ था, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, टाइगर्स को। प्रोजेक्ट टाइगर करके किसके द्वारा लॉन्च हुआ था, लॉन्च बाय, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था, टू प्रोटेक्ट टाइगर्स। ठीक, अब आगे क्या है देखो, सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ द टाइगर पॉपुलेशन। ठीक, प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किस लिए किया गया था, ताकि हम टाइगर्स को प्रोटेक्ट कर सके, उनको बचा सके और उनका सर्वाइवल कंटिन्यू चलता रहे। ठीक है, मान लो अगर एक दो प्रजाति केवल बची है टाइगर की, अगर वो भी खत्म हो जाती है तो क्या जो टाइगर्स की पॉपुलेशन वो आगे जाके कभी बढ़ेगी, नहीं। जब बचे ही नहीं टाइगर्स तो उनकी स्पीसीज कहां से ग्रो करेगी, तो उनके सर्वाइवल के लिए भी क्या करा गया, नेशनल पार्क्स को बनाया गया। ठीक है, अब क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, एनिमल्स whose number are diminishing to a level that they might face extinction। ठीक है, अब देख लो एक चीज मेरे पास यहाँ पे क्या है, एंडेंजर्ड एनिमल्स। ठीक है, कि एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं, ऐसे एनिमल्स जिनका क्या, ऐसे एनिमल्स जिनकी नंबरिंग डे बाय डे क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। ठीक है, कि आने वाला टाइम कहीं ऐसा ना हो जाए कि इनकी जो स्पीसीज है बिल्कुल से एक्सटेंट हो जाए, लुप्त हो जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, तो एंडेंजर्ड एनिमल्स मतलब ऐसे एनिमल्स जिनकी नंबरिंग क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है, यानी कि उनकी जनसंख्या धीरे धीरे घटती जा रही है और आने वाले टाइम में वो लोग खत्म भी हो सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड एनिमल्स, जिसमें से एक टाइम पे क्या थे, टाइगर्स, जिनकी प्रजातियां धीरे धीरे खत्म होती जाती, राइट। तो इसमें क्या है कि मेरे पास जो क्या था, नंबर ऑफ एनिमल्स था वो क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था, और उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता था कि दे माइट एक्सटेंड। ठीक है, दे माइट एक्सटिंक्ट, कि वो लोग आने वाले टाइम पे खत्म भी हो सकते थे, दे माइट एक्सटेंड। क्लियर हुआ।
आगे देखो क्या है इसमें, जैसे हमारे पास क्या है, वाइल्ड बफेलो एंड बारहसिंगा। बारहसिंगा देखा तुम लोगों ने? बड़ा देखा, तुम्हारे घर के आसपास घूमता है ना बारहसिंगा। हाँ बस शांत करो। अच्छा है ना, बारहसिंगा मेरे गांव साइड में देखा होगा ना। तो ये भी हमारे क्या है, ऐसे एनिमल की प्रजाति है जो आने वाले टाइम पे जिनकी नंबरिंग क्या होती है, डिक्रीज होती जा रही है, और आने वाले टाइम में ये लोग खत्म भी हो सकते हैं, हमको दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो इसमें से एक एग्जांपल क्या बोला है हमें, बारहसिंगा। क्लियर है? आगे देखो क्या है हमारे पास, नेशनल पार्क में पढ़ लिया था कि नेशनल पार्क क्या है, ऐसे पार्क जो कि क्या प्रोटेक्शन के लिए बना रखे, किसके, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए। ठीक है, इसमें तुम्हें बताया था क्या था, इंडेंजर्ड एनिमल्स, ऐसे एनिमल्स जिनकी क्या है, नंबर डिक्रीज होते जा रहे हैं डे बाय डे, उनकी संख्या कम होती जा रही है, और आने वाले टाइम में वो क्या बिल्कुल खत्म से हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हमने इसका एग्जांपल क्या देखा था, बारहसिंगा। नेक्स्ट क्या है नेशनल पार्क के बारे में, नेशनल पार्क्स है ना। अब इसके बारे में देखो कुछ पॉइंट्स और हमको क्या दिया हुआ है, जैसे क्या है कि इन ऑल नेशनल पार्क्स ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग, हंटिंग, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स आर नॉट अलाउड। कह रहा है ये जो नेशनल पार्क, जैसे एक नॉर्मल पार्क होता है, घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं, मन करा फूल तोड़ लिया, कुछ कर लिया, लेकिन ये जो नेशनल पार्क्स है ये अंडर द किसकी होती है, गवर्नमेंट के अंडर में होती है। तो इसमें हम जाके किसी तरह की ना हंटिंग कर सकते हैं, ना ग्रेजिंग कर सकते, कुछ नहीं। ठीक है, हर चीज को करने पे क्या हमको पनिश किया जाएगा। ये सारी चीजें क्या है, प्रोहिबिटेड है इन द नेशनल पार्क्स, राइट। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि क्या है, ग्रेजिंग, ठीक है, और क्या है, पोचिंग, एंड नेक्स्ट क्या है मेरे पास, हंटिंग, हंटिंग, और क्या है, कैप्चरिंग ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें वहां पे क्या है, हम नहीं कर सकते। दीज ऑल थिंग्स आर प्रोहिबिटेड इन द नेशनल पार्क्स। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा है देखो, इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम क्या होता है, तुमको बताया था ना, जो प्लांट्स, हमारे एनिमल्स, और हमारा जो क्या है नॉन लिविंग कंपोनेंट है, इन सारी चीज जब साथ में होती है तो वो मिलके क्या फॉर्म करती है, हमारा इकोसिस्टम। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इको सिस्टम। इकोसिस्टम के अंदर देखो क्या क्या आता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन सब आ गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग। लिविंग और नॉन लिविंग, जब लिविंग और नॉन लिविंग मिलके साथ में एक सिस्टम क्रिएट करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। ठीक है, प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया अलोंग विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स सच एज क्लाइमेट, सॉइल, रिवर एंड डेल्टास फॉर्म्स द इकोसिस्टम। ठीक है, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा सिस्टम जहां पे हमारे पास क्या क्या है, देखो लिविंग में मेरे पास क्या क्या आ गए, प्लांट आ गए, एनिमल्स आ गए, एनिमल्स के अंदर मान लो हमने ह्यूमंस को भी इंक्लूड कर दिया। ठीक है, लिविंग के अंदर क्या आ गए, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस आ गए। ठीक है, नॉन लिविंग में जैसे क्या आ गया, सॉइल, एयर, है ना सारे, वाटर, ये आ गया। एक तरफ और हमारे पास क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जब ये सारी चीजें आपस में रहती हैं तो ये लोग जाके क्या फॉर्म करती है, हमारा इकोसिस्टम। क्लियर है? इकोसिस्टम फॉर्म करती है। और एक और चीज देखो इसमें आगे हमारे पास क्या है, जैसे कि क्या, इकोसिस्टम जो हमारे क्या होते हैं, लिविंग कंपोनेंट, उनको क्या बोलते हैं, बायोटिक रिसोर्सेज, और जो नॉन लिविंग कंपोनेंट होते हैं उनको क्या बोलते हैं, अबायोटिक रिसोर्सेज। यानी इकोसिस्टम का हिस्सा हमारे बायोटिक रिसोर्सेज भी है और अबायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर है? यानी कि लिविंग वाले भी और नॉन लिविंग वाले जब आपस में कंबाइन होते हैं, साथ में एक सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोसिस्टम। क्लियर हुआ? ठीक है, नेक्स्ट बच्चे हमारे पास क्या है, अब देखो आप लोग, दिया है रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक एक ऐसी बुक जिसमें हमको क्या बताया गया हो कि हमारे जो इंडेंजर्ड एनिमल्स है उनके बारे में सारा रिकॉर्ड। एक ऐसी बुक जो हमको हमारे इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड एनिमल्स के बारे में सारा रिकॉर्ड हमको बताए, उस बुक को क्या कहते हैं, रेड डेटा बुक। ठीक है, सोर्स बुक विच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द इंडेंजर्ड एनिमल्स एंड
प्लांट्स। इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी जनसंख्या, जिनकी पॉपुलेशन क्या हो रही है, डे बाय डे डिक्रीज होती जा रही है, डिमिनिशिंग होती जा रही है, और आने वाले टाइम में वो लोग खत्म भी हो सकते हैं, सच एज ड्रैगन्स। ठीक है, आने वाले टाइम में वो लोग बिल्कुल गायब हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो इन सारे एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में एक बुक जो सारा रिकॉर्ड होल्ड करके रखती है, उस बुक को हम क्या कहते हैं? रेड डेटा बुक। ठीक है, रेड डेटा बुक, a source book which keeps the record of all endangered animals and plants। ठीक है, कि ऐसी सोर्स बुक जो क्या रखती है? सारा रिकॉर्ड रखती है इसका, इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स का। इंडेंजर्ड एनिमल्स और प्लांट्स कौन से होते हैं? ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स जिनकी नंबरिंग कम होती जा रही है, यानी उनके स्पीसीज कम होते जा रहे हैं और वो आने वाले टाइम में गायब भी, खत्म हो सकते। क्लियर है? ये हमारे क्या है? रेड डेटा बुक के बारे में। एक हमारी रेड डेटा बुक का पार्ट 1, जैसे कौन सी बुक है हमारे पास? ये द यूकन मैमल। द यूकन मैमल किसके बारे में थी? ये लेपर्ड के बारे में। ठीक है, एक टाइम पे लेपर्ड जो बिल्कुल खत्म होते जा रहे थे, तो लेपर्ड्स के बारे में एक ही बुक लिखी गई थी, रेड डेटा बुक का, ये पार्ट 1 है। ठीक, आगे क्या है हमारे पास? ये हो गया रेड डेटा बुक क्या है, ये टॉपिक भी हो गया। नेक्स्ट टॉपिक बच्चे हमारे पास क्या है? माइग्रेशन। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना। माइग्रेशन वर्ड आपने कहां सुना होगा? अपने स्कूल्स में। अभी नहीं, जब आप स्कूल छोड़ोगे ना, 12th पास आउट करोगे, तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, दैट इज माइग्रेशन सर्टिफिकेट। राइट? क्या होता है वो? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट का मतलब जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हो, एक जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो उस चीज का जो प्रूफ होता है उसको हम क्या कहते हैं? माइग्रेशन सर्टिफिकेट। इसी तरीके से अगला मेरे पास टॉपिक क्या है? माइग्रेशन की, जब हमारी कुछ स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह जाती है। ठीक है, माइग्रेशन में क्या लिखा है? माइग्रेटरी बर्ड्स fly to far away areas every year during a particular time because of climate changes। क्या है देखो माइग्रेशन के बारे में? माइग्रेशन के बारे में आपको क्या बताया? कि जब प्लांट स्पीसीज एक जगह से दूसरी जगह अपनी जगह को चेंज करते हैं, तो बोले कुछ ऐसी बर्ड्स होती है बच्चे जो क्या करती हैं? क्लाइमेट चेंजेस की वजह से हर साल अपने जगह को चेंज करती है। जो उनका मान लो सुटेबल एनवायरमेंट है, अगर किसी बर्ड को एक सुटेबल एनवायरमेंट है उसका, कि मान लो हॉट टेम्परेचर में, एक उनको हॉट टेम्परेचर में रहना पसंद है, वही उनको क्या एक सुटेबल उनका एनवायरमेंट है। ठीक है, एक पर्टिकुलर हर साल हमारा क्या मौसम चेंज होता है? सॉरी, हर साल कह रही हूँ, हर मंथ हमारा मौसम चेंज होता है, मानसून आता है, सीजन चेंज होते हैं हमारे, तो उनको जो उस तरीके का सुटेबल कंडीशन चाहिए था वो उनको उस सीजन में इस जगह पर मिला। अब अगले महीने तो यहाँ पे सर्दी आ जाएगी ना, और उनको कौन सा टेम्परेचर चाहिए? हॉट टेम्परेचर। उनको टेम्परेचर चाहिए हॉट, और अगले महीने यहाँ पे क्या आ जाएगा? विंटर आ जाएगा, तो उठ के कहीं और जाएंगे ना, क्योंकि उस जगह तो क्या सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे। यानी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, अपनी एक सुटेबल कंडीशन के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ताकि वो क्या कर सके? सर्वाइवल कर सके। तो इस चीज के लिए बहुत सारे ऐसी बर्ड्स हैं जो हर ईयर अपना क्या प्लेस को चेंज करती हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। क्लाइमेट चेंज के हो गए, जैसे सीजन वगैरह हमारा चेंज होता है, मौसम चेंज होता है, इन सब चीजों की वजह से, ताकि वो अपना एक सुटेबल एनवायरमेंट प्रेफर कर सके और सर्वाइवल कर सके। दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन। क्लियर हुआ? कि अपने सर्वाइवल के लिए वो अपनी जगह को चेंज करते हैं। ठीक है, ये क्या है? यहां पे क्या लिख देंगे हम? चेंजेस प्लेस फॉर देयर, ठीक है, कि अपने सर्वाइवल के लिए वो क्या करते हैं? जगह चेंज करते हैं ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस। ड्यू टू क्लाइमेट में चेंज होने की वजह से उनको अपने सुटेबल एनवायरमेंट नहीं मिलता, जिसकी वजह से क्या करते हैं? अपनी जगह चेंज करते हैं। ठीक है, उसमें से जैसे कौन होते हैं? माइग्रेटरी बर्ड्स, ऐसे बर्ड्स जो एक जगह से दूसरी जगह चेंज होते रहते हैं हमेशा। ठीक है, एग्जांपल में देखो बच्चे, इसकी क्या है? सिबेरियन क्रेन और ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है, इसके एग्जांपल आप लोग लिख लो, क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। ठीक है, अगर आपसे बोल दिया कि माइग्रेटरी बर्ड कौन सी होती है, तो हमारे ग्रेटर फ्लेमिंगो क्या है? हमारा माइग्रेटरी
बर्ड है, क्लियर है। आगे क्या है, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन देयर नेचुरल हैबिटेट बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। ठीक है, क्या है कि कुछ बच्चे ऐसी बर्ड्स होती है, देखो एक रीजन आपको क्या बताया मैंने उनके माइग्रेशन का, कि वो अपने सर्वाइवल के लिए जगह एक जगह से दूसरी जगह चेंज करती है, पहला ये हो गया। इसमें अच्छा दूसरा पॉइंट क्या आएगा कि कुछ हमारी बर्ड्स ऐसी है जिनको एग को ले करने के लिए, ठीक है, अंडे देने के लिए, बर्ड्स हमारी अंडे देती है ना, तो कुछ ऐसी बर्ड्स है जिनको अंडा देने के लिए अगर उनको सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा तो उस केस में भी वो क्या करती हैं, अपनी जगह को चेंज करती है, क्योंकि उनको प्रॉपर वेदर कंडीशन नहीं मिल पाता। मान लो उनको अगर क्या हॉट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है व्हाइल लेइंग द एग्स, एग्स को देते वक्त उनको क्या हॉट टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है, और अगर उस जगह पे क्या है वेदर चेंज हो गया, वहां पे क्या ठंडा मौसम है, तो क्या वहां पे वो अपने एग्स को लेकर पाएंगी? नहीं, क्योंकि उनको वहां पे सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा। जिस तरीके को अपना नेचुरल हैबिटेट चाहती थी वो उनको वैसा नहीं मिल रहा, तो अपनी जगह चेंज कर देंगे। सिंपल, कि हमको वहां अच्छा नहीं लगा, हमने जगह चेंज कर दिया, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो क्या है, दे फ्लाई फॉर लेइंग एग्स एज द वेदर इन द नेचुरल हैबिटेट्स बिकम्स वेरी कोल्ड एंड इनहॉस्पिटेबल। आगे मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, चेंज प्लेस फॉर लेइंग एग्स, है ना। ठीक है, अब आगे अगला टॉपिक क्या है मेरे पास, माइग्रेशन हो गया। अब क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, पेपर पढ़ने से पहले ये पढ़ लो कि पेपर आता कहां से है, वुड से, लकड़ियों से हमारा पेपर आता है। तो अगर पेड़ ही नहीं बचेंगे, डिफॉरेस्टेशन प्रोसेस करते जाएंगे, तो क्या पेपर बचेगा? नहीं। और पेपर बचेगा ही नहीं तो जो हमारे पास पेपर एग्जिस्ट कर रहा है उसी को हमें क्या करना पड़ेगा, रिसाइकल करते जाना पड़ेगा, ताकि आने वाले जनरेशन के पास एक टाइम ऐसा ना हो जाए कि पेपर ही खत्म हो जाए, बंद हो जाए बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि प्लांट्स ही नहीं रहेंगे तो आगे पेपर कहां से बनेगा, और पेपर नहीं बनेगा तो जो पेपर हमारे पास है हमको उसी को रीयूज करना पड़ेगा, रिसाइकल करना पड़ेगा। तो अगला टॉपिक ये है कि रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर हमें क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में, ठीक है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकल मतलब समझ गए ना, कि उसको दोबारा से क्या रीयूज करना, है ना, कि उसको किसी भी प्रोसेस के थ्रू हम उसको फिर से दोबारा नए जैसा बना देंगे और उसको रेडी टू यूज हो जाएगा। तो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में क्या है मेरे पास, कि पहली बात तो हमें इसे बेमतलब वेस्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट देखो इसमें क्या लिख दूं मैं, जैसे इसकी वेस्टेज है ना, नो वेस्टेज होनी चाहिए, कि जितना यूज है उतना ही करो। बच्चे देखा कॉपी पन्ने फाड़ फाड़ के एरोप्लेन बना के फेंकते, तो बच्चे उसको कोई यूज है? वो पेज, वो पेपर कितनी मतलब मुश्किलों से बनकर आता है एक वुड से, ठीक है, लकड़ियों से, उसको तुम इस तरीके से डिस्ट्रॉय करो, इस तरीके से फेंक रहे हो, जबकि वो पेपर बना है आपके लिखने के लिए, आपकी चीजों को समझने के लिए, याद करने के लिए, ठीक है, आपकी मेमोरीज को शार्प करने के लिए, शार्पन करने के लिए, तो उसको क्या हम इस तरीके से वेस्ट करना चाहिए? नहीं। तो पहला चीज क्या है, नो वेस्टेज। ठीक है, दूसरा चीज मेरे पास क्या देता है कि हमें उसे क्या करना होता है, सेव करो उसे। ठीक है, उसको क्या करो, सेव करना है। फिर क्या बोला, रीयूज यूज्ड पेपर, रीयूज यूज्ड पेपर, कि जो पेपर यूज हो चुका है, ठीक है, जैसे मान लो अगर कोई कॉपी है उसमें पेंसिल से लिखा है तो मैं उसको रफ करके दोबारा से लिख सकती हूँ ना, तो वो क्या हो गया कि यूज जो पेपर था वो उस पेपर में ऑलरेडी लिख चुकी थी, मैंने उसको क्या करा, दोबारा से यूज कर लिया, क्योंकि मेरे पास दूसरा पेपर नहीं था तो मैंने उसी में रफ करके उसको दोबारा यूज कर लिया। ठीक है, ये तो तुमको समझाने के लिए एग्जाम्पल बताया कि इसका मतलब क्या है। क्या है मेरे पास, रीयूज यूज्ड पेपर, राइट। नेक्स्ट देखो क्या है, फिर बोला है इसको रिसाइकल कर दो। ठीक है ना, ये जो कबाड़ी वगैरह वाले होते हैं, जो ये लोग क्या करते हैं, कबाड़ बिनते हैं ना, तो कबाड़ पेपर वगैरह कलेक्ट करते हैं ना, अलग अलग चीज, जैसे कुछ होते हैं प्लास्टिक्स कलेक्ट करते हैं, कुछ होते हैं कैन वगैरह कलेक्ट करते हैं, कुछ होते हैं जो पेपर्स कलेक्ट करते हैं। तो ये जो पेपर वगैरह कलेक्ट होते हैं एक पर्टिकुलर जगह पे जाते हैं, फैक्ट्रीज में। ठीक है, उस फैक्ट्री में क्या मशीनरी के थ्रू इनको न्यू जैसा दोबारा से रिक्रिएट किया जाता है, समझे। तो हम, उसका मतलब क्या हो गया कि हम पेपर्स को क्या कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, दोबारा से उसको यूज करने लायक बना रहे, तो उसको क्या कहते हैं, रिसाइकल। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि रिसाइकलिंग, है ना।
आगे क्या है, सेव एनर्जी एंड वाटर नीडेड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पेपर। ठीक, अब क्या बोले, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में हमारे पास एक और चीज क्या है कि एनर्जी को सेव करो और वाटर को सेव करो, जो कि हमको किस प्रोसेस के लिए चाहिए, पेपर को बनाने के लिए हमको चाहिए। तो सेव वाटर एंड एनर्जी, ताकि हम पेपर को क्या कर सके, मैन्युफैक्चर कर सके, उसको बना सके। ऐसा थोड़ा पेपर एक डाला दूसरा बन के बाहर आ गया क्लियर, नहीं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए वाटर की नीडेड होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ कि क्या, सेव एनर्जी एंड वाटर टू रिसाइकल। ठीक है, नेक्स्ट और देखो क्या लिखा है, अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल, है ना, हाँ, अमाउंट ऑफ हार्मफुल केमिकल यूज इन पेपर मेकिंग विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, कि वो हार्मफुल केमिकल जो हम क्या वाइल मैन्युफैक्चरिंग द पेपर हम यूज करते हैं, उनको भी हमें क्वांटिटी रिड्यूस करनी पड़ेगी। ठीक है, अब अच्छा, हार्मफुल केमिकल करने से इफेक्ट क्या पड़ेगा, अगर हम उस पेपर में हार्मफुल केमिकल्स का यूज करेंगे तो देखो उसी पेज के पेपर पे हम क्या करते हैं, हाथ रख के लिखते हैं ना, यानी कि वो केमिकल कहीं ना कहीं हमारे हाथों में आएगा, हाथ में आएगा तो उससे क्या बीमारियां बढ़ने की ज्यादा चांसेस है, क्योंकि केमिकल हाथ में आए दैट मींस बैक्टीरिया वायरस ग्रैब करने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बीमारियां फैलेंगी ना। तो इससे बेटर क्या है, जो हम जिस भी केमिकल सब्सटेंस का यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, पेपर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसको बनाने के लिए यूज कर रहे हैं, उसका यूज हमें कम करना होगा। क्लियर है कि क्या है, रिड्यूस यूसेज ऑफ हार्मफुल केमिकल इन पेपर मेकिंग, राइट, कि पेपर को बनाने के लिए जो हार्मफुल केमिकल है उसका हमें क्या यूसेज कम करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इस पे अगर जैसे आपको बताओ, एक जैसे फ्लो चार्ट क्या बनता है इसके ऊपर। ठीक है, जैसे कि आपने वाला डायग्राम अगर देखा होगा, रीयूज और रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल पढ़ा है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, ये तीनों प्रोसेस होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा जो पेपर है ना वो आने वाले टाइम में खत्म होता जाएगा। ठीक है, बचेगा नहीं फिर। क्या बोला है कि एक तो उसको रिड्यूस करो, मतलब यूसेज कम से कम करो, जितनी नीड है उतना ही करो, फालतू की वेस्टेज मत करो, रिड्यूस करो, फिर क्या करो, यूज करो। ठीक है, बच्चे क्या हाफ पेज लिखेंगे, इतना बच गया छोड़ दिया, ऐसा लग रहा है फ्री के पैसे से बन रहा है वो, है ना, इस तरह से बच्चे बिहेव करते, प्रिटेंड करते हैं फ्री के आ रहे पन्ने इनके, पैसा तो लग रहा है बट पैसे के साथ जो सबसे बड़ी चीज आ रही है वो क्या है, हमारे प्लांट्स, प्लांट से ही वो पेपर फॉर्म हुआ है, तो उसको ऐसे वेस्ट नहीं करना, उसको क्या करो, रीयूज करो, उसके बाद उसका क्या कर दो, रिसाइकल कर दो, रिसाइकल कर देंगे तो उस पेपर को हम दोबारा से रेडी टू यूज बना पाएंगे। क्लियर है, नेक्स्ट क्या है बच्चे, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर भी हो गया। ठीक है, अब आगे क्या है, रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, देखो वर्ड में ही छुपा है कि मीनिंग क्या है, रिफॉरेस्टेशन, री का मतलब क्या होता है, दोबारा, री का मतलब क्या होता है, दोबारा। तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब जब हम फॉरेस्ट को, प्लांट्स को क्या करेंगे, दोबारा से फॉर्म करेंगे, दोबारा से प्लांट्स को लगाएंगे, जैसे जिसको क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन, राइट, कि दोबारा से रिफॉरेस्ट करेंगे, तो जंगल है, जो प्लांट्स है, पौधे, इनको हम क्या करेंगे, दोबारा लगाएंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब है रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ठीक है, रिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है, रीस्टॉकिंग ऑफ डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। ठीक, कि हम क्या करेंगे, जो हमारे प्लांट, जो हमारे, ठीक है, फॉरेस्ट जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ठीक है, उनको हम दोबारा से रीजनरेट करेंगे, कैसे, न्यू प्लांट्स, न्यू पौधे लगाकर, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रिफॉरेस्टेशन। ठीक है, कि हम दोबारा से उन प्लांट्स को, उन फॉरेस्ट को रीस्टॉक करेंगे उनका दोबारा से, ताकि हम क्या कर सके, एक फॉरेस्ट दोबारा से क्रिएट कर सके। क्लियर है, तो रिफॉरेस्टेशन का मतलब मेरे पास यहाँ पे क्या है, रीस्टॉकिंग ऑफ द डिस्ट्रॉयड फॉरेस्ट, रीस्टॉकिंग
of the destroyed forest। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, जो हमने क्या करे, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, उसको क्या करें, दोबारा से उसका रिस्टॉक कर रहे हैं, यानी कि उसका स्टॉक जो हमने हटा दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था, उसका क्या कर रहे हैं, दोबारा से रिस्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज, है ना, बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज। क्लियर है? आगे क्या बचे हमारे पास, रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। ये बात भी बिल्कुल सही है कि जब तक हम इन प्लांट्स को, इन फॉरेस्ट को दोबारा से रिगेन नहीं करेंगे, दोबारा से रिस्टॉक नहीं करेंगे, तो क्या जो हमारी ग्रीनरी है, क्या हम उसको वापस ले पाएंगे? जो हमारा ग्रीन वेल्थ है, जो हमारी हरियाली, क्या हमें वो दोबारा मिल पाएगी? नहीं। तो उसके लिए क्या करने की जरूरत है हमें? रिफॉरेस्टेशन, दोबारा से पेड़ लगाने की जरूरत है, टू रिगेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, रिटेन आवर ग्रीन वेल्थ फॉर फ्यूचर जनरेशन। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बचे, प्लांटेशन ऑफ मोर ट्रीज, कि हमको ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने चाहिए। ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, एक कुछ ऐसे भी एक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बने हैं जिसके अंदर क्या है कि फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, बहुत सी ऐसी गाइडलाइंस, बहुत से ऐसे रूल्स बने। अगर उन लॉज को, उन रूल्स को ब्रेक किया जाता है तो उसके लिए भी आप पनिशेबल होगे बाय द लॉ। ठीक है, तो इसके लिए देखो, रिफॉरेस्टेशन के लिए क्या चीज जरूरी है कि कुछ लॉ बने, कुछ कानून बने, जिसकी वजह से क्या बनाया गया है, एक हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। क्या बनाया है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक, आगे क्या है हमारे पास, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पे दो वर्ड्स है हमारे पास, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट। नेचुरल फॉरेस्ट आ गया। ठीक है, यहाँ क्या लिखा है, प्रिजर्व करना है, और यहाँ क्या लिखा है, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, दोनों का ही मतलब क्या है, बचाना। दोनों का ही मतलब क्या है, बचाना, कि हमारे नेचुरल फॉरेस्ट को हमको प्रिजर्व भी करना है और कंजर्व भी करना है। ठीक है, अच्छा देखो, नेचुरल फॉरेस्ट आ गया, इसका मतलब दोनों ही चीजें इंक्लूड हो गई, फ्लोरा भी और फौना भी, है ना। नेचुरल फॉरेस्ट में हमारा क्या आ जाएगा, फ्लोरा भी और फौना। ठीक है ना, दोनों मतलब क्लियर है। फौना, फ्लोरा मतलब प्लांट की स्पीसीज और फौना मतलब एनिमल स्पीसीज। ठीक है, तो हमको इन लोगों को भी क्या कंजर्व करके, प्रिजर्व करके रखना जरूरी है फॉर द प्रोसेस ऑफ रिफॉरेस्टेशन, ताकि रिफॉरेस्टेशन हो सके, हमारा इकोसिस्टम फिर से एक बैलेंस वे में आ जाए और ग्लोबल वार्मिंग वगैरह क्रिएट ना हो, और हम क्या कर सके, अपने प्लांट्स और एनिमल्स को क्या कर सके, कंजर्व कर सके। ठीक है, लास्ट पॉइंट जो बच्चे हमारे पास क्या है, मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट। रिफॉरेस्टेशन का एक और यूज क्या है कि जो लोग नियर बाय फॉरेस्ट रहते हैं, ठीक है, उनका मेन सोर्स ऑफ सर्वाइवल क्या है, या फिर सोर्स ऑफ लिवलीहुड उनका क्या है, वही फॉरेस्ट है। ठीक है, अब वो फॉरेस्ट कैसे, सुनो, फॉरेस्ट कैसे उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम, क्योंकि देखो उसी फॉरेस्ट में मान लो जो भी उनको फल सब्जियां मिलती उससे वो अपना सर्वाइवल करते। दूसरी चीज, वो लोग वहीं से क्या, ऐसे मान लो उस जगह अगर वो मान लो प्रोटेक्शन रख रहे हैं, ठीक है, उस जगह के आसपास रह रहे हैं, तो यानी कि उनको वो लोग बहुत ज्यादा यूज टू है, किससे, जो वहां पे एनिमल्स प्लांट्स है उससे यूज टू है, कि हर एनिमल उन पे इजीली अटैक नहीं कर सकता, क्योंकि उनको पता है उस एनिमल को किस तरीके से ट्रीट करना है, क्योंकि उस जगह के नियर बाय रह रहे हैं। तो अगर वो उस जगह को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पैसा मिलेगा ना, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, हमारी उस फॉरेस्ट की प्रोटेक्शन कर रहे हैं। दूसरी चीज, उन्हीं फॉरेस्ट वगैरह से मान लो जो लकड़ियां वगैरह गिरी हैं, या फिर मान लो वहां से वो कट डाउन कर रहे हैं, तो उनको बेच के उनकी अर्निंग हो रही है, बिल्कुल हो रही है ना। अगर वो पेड़ पौधे वहां रहेंगे ही नहीं, फॉरेस्ट वहां से बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, तो क्या उनका लिवलीहुड का कोई सोर्स बचा, उनका जीवन जीने का कोई सोर्स बचा, नहीं बचेगा। तो क्या है कि अगर हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि उनके लिए हमने रिजर्व्स क्रिएट कर दिया, नेशनल पार्क्स बना दिया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो उनके साथ साथ हमें उन लोगों के बारे में भी सोचना है जो नियर बाय फॉरेस्ट स्टे
करते हैं, क्योंकि उनका जो मेन सर्वाइवल है, जो उनकी मेन लिवलीहुड है, वो किस पे डिपेंड है, हमारे फॉरेस्ट पे और प्लांट्स पे। ठीक है, तो मीटिंग द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल लिविंग इन और नियर द फॉरेस्ट, कि लोगों की जो क्या है बेसिक नीड्स है, उनको भी हमें मीट नीड्स ऑफ पीपल लिविंग नियर द फॉरेस्ट। क्लियर हुआ कि जो लोग नियर बाय किसके रह रहे हैं, फॉरेस्ट में रहे, हमको उनकी भी बेसिक नीड्स को पूरा करने की जरूरत है। तो इसके लिए हमको क्या करना है बच्चे, रिफॉरेस्टेशन करना है, ज्यादा से ज्यादा हमको क्या प्लांट्स लगाने हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, अफॉरेस्टेशन। ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स कट डाउन करने की प्रोसेस को डिफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स लगाने की प्रोसेस को अफॉरेस्टेशन। क्लियर हुआ? चैप्टर में इतना, तो पूरा चैप्टर आपका खत्म हो चुका है, राइट। कोई क्वेरी हो आप मेरे से नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं, एक बार चैप्टर को रिवाइज करना अच्छे से। ठीक है, अब एक बार जरा ओवरव्यू ले लेते चैप्टर में था क्या क्या। ठीक है, अब जरा क्विकली और फटाफट मेरे साथ, क्या है पहला चीज, क्या था, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब जब हम लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, पेड़ों को कट डाउन करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, उसके कॉजेस, प्लांट की कटने की वजह से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इन्वायरमेंट में क्रिएट हो जाती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ जाते हैं, इसको इफेक्ट क्या पड़ते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग आने की वजह से क्या हो जाता है हमारे इन्वायरमेंट में, CO2 का अमाउंट ज्यादा हो जाता है, सॉइल इरोजन होता है, फ्लड नहीं होता, ठीक है, ड्राफ्ट बढ़ जाता है। ये सारे इसके क्या थे, कॉन्सिक्वेंसेस थे। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे। उनमें से उन्होंने क्या करा, कुछ ऐसे प्रोटेक्टेड लैंड बना दिया है जिसमें उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाएगी, जिसमें से हमारे पास क्या था, पहला था बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर एक ऐसा रिजर्व होता है, लार्ज एरिया ऑफ प्रोटेक्टेड लैंड का, जिसमें हमारे प्लांट्स एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है। बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर हमारे पास क्या आ जाता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और क्या आ जाता है, नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हमारे बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, यानी कि इनका सिंपल मतलब है कि ऐसी प्रोटेक्टेड लैंड जो किसके लिए केवल बनी हो, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए, और कोई दूसरा आके इनको डिस्टर्ब नहीं कर सकता, इनको हार्म नहीं कर सकता। इन केस अगर वो ऐसा करते हैं तो दे विल बी पनिशेबल बाय लॉ। क्लियर है? नेक्स्ट आ जो क्या था, फ्लोरा एंड फौना। जो हमारा प्लांट की स्पीसीज जो एक पर्टिकुलर एरिया पे रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरा। जो एनिमल्स की स्पीसीज एक पर्टिकुलर जगह पे रहती है उसको हम क्या बोलते हैं, फौना। स्पीसीज, एंडेमिक स्पीसीज का मतलब ऐसी स्पीसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी पर्टिकुलर जगह पे पाई जाती है। तो इसी में हमने दो कैटेगरीज को डिवाइड करा था, किसको, एक फ्लोरा को और दूसरा फौना को, है ना। कि फ्लोरा और फौना क्या है, दोनों हमारे प्लांट्स एनिमल्स की स्पीसीज है जो कि क्या एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाती है। तो फ्लोरा को हम कहते हैं एंडेमिक फ्लोरा, और फौना को हम क्या कहते हैं, एंडेमिक फौना। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क हमारे दोनों बायोस्फीयर रिजर्व के पार्ट्स है। दैट मींस कि प्रोटेक्टेड एरिया जो हमने किसके लिए बना रखे हैं, अपने प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट आ जाए क्या है, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक क्या है, एक ऐसी बुक जो कि सारे रिकॉर्ड्स होल्ड करती है, किसके, इंडेंजर्ड एनिमल्स के। इंडेंजर्ड एनिमल्स यानी कि ऐसे एनिमल्स जो आने वाले टाइम में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और जिनकी नंबरिंग, जिनका पॉपुलेशन डे बाय डे डिक्रीज होता जा रहा है, और आने वाले टाइम में वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। उन एनिमल्स को क्या बोलते हैं, इंडेंजर्ड एनिमल। तो ऐसे एनिमल्स का और प्लांट्स का जो रिकॉर्ड रखता है, वो बुक जिनके पास इन सारी चीजों क्या रहता है, रिकॉर्ड रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेड डेटा बुक। रेड डेटा बुक के पास नेक्स्ट टॉपिक क्या था, माइग्रेशन। माइग्रेशन का सिंपल मतलब है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो कोई व्यक्ति, कोई इंसान एक जगह से दूसरी जगह तभी जाएगा जब उसको एक सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होगा। तो इसमें हमने किसका एग्जांपल देखा था, माइग्रेटरी बर्ड्स का। जैसे कि क्या था इसमें, फ्लेमिंगो, ग्रेटर फ्लेमिंगो। तो इसमें क्या है, ऐसे बर्ड जिनको अगर अपना सुटेबल इन्वायरमेंट किसी एक पर्टिकुलर जगह पर नहीं मिला ड्यू टू क्लाइमेट चेंजेस की वजह से, तो वो क्या कर देती है, अपनी जगह को चेंज कर लेती है। या फिर दूसरा रीजन क्या हो सकता है, फॉर लेइंग एग्स। अगर उनको अपना लेग, एक एग को ले करने के लिए सुटेबल इन्वायरमेंट नहीं मिलना, तो क्या करती है, अपनी जगह को चेंज कर देती है। क्या था वो, माइग्रेशन। नेक्स्ट क्या है, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, कि हमको रिसाइकल करने की जरूरत है, किसको, पेपर को। क्योंकि डिफॉरेस्टेशन के साथ साथ हमारे प्लांट्स तो रह नहीं गए, फॉरेस्ट उतने रह नहीं गए, तो अगर वो नहीं रह गए तो हमारी क्या पेपर की फॉर्मेशन हो पाएगी, नहीं। तो अगर पेपर की फॉर्मेशन नहीं हो पाएगी, दैट मीन्स हमको क्या है, रिसाइकलिंग करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रिसाइकल प्रोसेस हमको जरूरत पड़ेगी, इसलिए हमको क्या है, रिसाइकलिंग करना है, पेपर को सेव करना है, नो वेस्टेज करना है, ठीक है, रिड्यूस करना है और उसको रीयूज करते जाना है।
नेक्स्ट क्या है इसके बाद, रिफॉरेस्टेशन, जो हमारा लास्ट टॉपिक था, इसमें क्या है कि हमने सारे कॉन्सिक्वेंसेस तो पढ़ लिए कि कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स हमको क्यों करना है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हमें क्यों बचाना है, लेकिन ये सब हमको करना है तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, रिफॉरेस्टेशन, कि प्लांट्स को दोबारा से लगाना पड़ेगा। लास्ट टॉपिक था ना हमारा रिफॉरेस्टेशन, कि जो हमने फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया है उनको दोबारा से क्या करना है, उनका रीस्टॉक बनाना है, दोबारा से ज्यादा न्यू प्लांट्स लगाने, ताकि जो चीजें हमने लूज कर दी है उनको हम क्या कर सके, दोबारा से रीगेन कर सके। क्लियर हुआ? चैप्टर का आपको 2 मिनट में समरी दे दी, क्या क्या मैंने पढ़ाया टॉपिक्स। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में जो भी डाउट हो आप लोग क्लियर कर सकते हो, चैप्टर यहीं पे फिनिश होता है आपका। ठीक है, समझ आया सबको? क्लियर हुआ? ओके बाय।